वेलकम टू द सिविल लर्नर इनसाइट। दिसंबर के एग्जाम करीब है यूजीसी नेट का। अगर जेआरएफ क्वालिफाई करना है जनरल कैटेगरी से पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे होंगे क्या 2 महीने में 3 महीने में कवर हो सकता है। एक्चुअली इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, पॉसिबल है। बट कट ऑफ अगर देखें ना पॉलिटिकल साइंस की 244। इवन इसकी 3 कैटेगरी होती है, एक तो जेआरएफ, एक नेट, एक पीएचडी ओनली। इसकी जो पीएचडी ओनली की भी कट ऑफ है ना, वो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि उनकी जो जेआरएफ की कट ऑफ है उससे भी हाई गई है। तो आप लगा लीजिए इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एटलीस्ट 85, एटलीस्ट बोल रहा हूँ सेकेंड पेपर में आपको 85 करेक्ट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ में आपको ये भी पता चलना चाहिए कि ट्रेंड क्या है पीवाई क्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अगर हम देखें तो उसका ट्रेंड ट्रेंड क्या रहा, क्या वो डीप में जाके क्वेश्चन पूछते हैं या सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछ लेते हैं, या सिर्फ किताबों से पूछते हैं, या सिर्फ थिंकर से पूछते हैं। तो ये पता कैसे चलता है, हमें डायरेक्शन कहाँ से मिलती है, वो पीवाई क्यू से मिलती है। तो हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये है लिबरलिज्म एंड लिबर्टी, आज हम डील करेंगे इंशाल्लाह। इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो हम लेंगे ही लेंगे, बट इससे रिलेटेड आज तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं, कुछ मिस भी हो सकते हैं, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे, फिर उसके बाद सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, फिर उसके बाद में पीवाईक्यू देखेंगे, इससे रिलेटेड जितनी भी पीवाईक्यूज हैं। ओके, यूनिट 1 का हम टॉपिक वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम लिबरलिज्म एंड लिबर्टी। आपका अगर सिलेबस हम देखें तो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का। इसमें लिबर कॉन्सेप्ट्स हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप। फिर पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल थ्योरी, जैसे लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म। तो हम एक एक करके चलेंगे आज। लिबरलिज्म एंड कॉन्सेप्ट्स लिबर्टी, क्योंकि दोनों एक ही हैं। एक आइडियोलॉजी होगी, एक लिबर्टी उसको बिलीव करती है उसमें। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ना हम ये समझ लेते हैं। देखो, इतना तो पता होगा अगर आप प्रिपरेशन किए, क्योंकि मास्टर के बाद ये एग्जाम होता है, कि लिबरलिज्म ना उसकी कई सारी फॉर्म होती है। अगर हम लिबरलिज्म देखें, उसकी बहुत सारी फॉर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल जो एग्जाम में आती हैं आपको, क्योंकि उसमें क्रोनोलॉजिकल वे में भी लगाने के, ये क्रोनोलॉजिकल वाला ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, बट पेपर है, देना तो पड़ेगा। वो क्वेश्चन ऐसे बना दिए, बोगस क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए मास्टर लेवल के बच्चे से, बट पूछा जाता है तो अब क्या करें। आपको कभी कभी मेमोराइज भी करनी चीजें पड़ जाती हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर लेके चलेंगे तो कभी कभी उससे भी काम चल जाता है। जैसे लिबरलिज्म की फॉर एग्जाम्पल, एक तो होता है क्लासिकल लिबरलिज्म, इसको निगेटिव भी बोल देते हैं। निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी है क्या, उसके बारे में हम अभी समझेंगे। जब जैसे जैसे हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे ना, उसके हम समझते चलेंगे साथ साथ। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्रोनोलॉजिकल वे में। तो आपको थोड़ा बहुत मैं आपका बैकग्राउंड बना दूं, फिर उसके बाद में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे। क्लासिकल लिबरलिज्म, इसको निगेटिव भी बोल देते हैं। एक होता है कि मॉडर्न लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म इसको पॉजिटिव भी बोल देते हैं। इसको सोशल लिबरलिज्म भी बोल देते हैं। सोशलिज्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोशल लिबरलिज्म की बात कर रहा हूँ। ओके, बिकॉज बोथ आर वेरी डिफरेंट। फिर उसके बाद में आ जाता है इगैलिटेरियनिज्म। इगैलिटेरियनिज्म, फिर उसके बाद में आ जाता है लिबर्टेरियनिज्म। फिर उसके बाद में आ जाता है न्यू लिबरलिज्म। कभी कभी ये क्रोनोलॉजिकल वे में भी, लेकिन इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। एक्चुअली मैं आपको ना इस तरह समझाऊंगा तो शायद फिर जब हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे ना, उसमें आपको ना बहुत मजा आएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ये लिबर्टी किसके लिए हम पढ़ते हैं, इंसानों को लिबर्टी मिले। अभी हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए, क्योंकि जिंदगी एक रेस है, तो अब मैं रेस के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये है स्टार्टिंग लाइन रेस की, एंड इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग लाइन, और ये समझ लेते हैं फिनिशिंग लाइन। ओके, यहाँ पे कुछ लोग हैं फॉर एग्जाम्पल,
ओके, इसमें से कुछ मालदार भी हो सकते हैं, कुछ गरीब भी हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हम देख लेते हैं, ये मालदार है और ये गरीब है बेचारा, क्योंकि गरीब ज्यादा होते हैं, मालदार कम होते हैं। ओके, अब लिबरलिज्म क्या कहता है? लिबरलिज्म की बहुत सारी आइडियोलॉजी है, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम समझेंगे, लेकिन उसके जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स है ना, वो अलग अलग लिबर्टी को डिफाइन करते हैं कि लिबर्टी है क्या। कोई बोलता है कि नहीं, इस बस एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, तो हमें अभी वो समझेंगे। तो एक बोलते हैं कि इन सबको ना लिबर्टी दे दो, सबको क्या है, एक जैसी लिबर्टी दे दो, सबको लिबर्टी दे दो, जो कैपेबल होगा वो आगे बढ़ जाएगा। ओके, सबको लिबर्टी मिली, अब रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन आएगा? इसके बाद अब कुछ लोग आए, फॉर एग्जांपल ऐसे ही समझ लेते हैं, कुछ लोग आए रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये बेचारे आ ही नहीं पाए, तो क्योंकि उन्होंने लिबर्टी दे दी, आजादी, लेकिन लोगों के अपलिफ्टमेंट के बारे में नहीं सोचा, लोगों के एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा, लोग अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसके बारे में नहीं सोचा, बस ये सबको आजादी दे दो, जो जितना कैपेबल होगा वो बढ़ जाएगा, वो अपनी लाइफ में, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की, वो उन्होंने किसके लिए दी थी? जो फॉर एग्जाम्पल प्लांट होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनके लिए, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसको इन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया, एक हर्बर्ट स्पेंसर है, वो हम जब पढ़ेंगे तो उन्होंने उसको कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मिसयूज किया उसका, उन्होंने बोला कि हमें इंसान को भी ना नेचर के अकॉर्डिंग छोड़ देना चाहिए, उनको आजाद छोड़ दो, उसमें से जो कैपेबल होगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो कैपेबल नहीं होगा वो लटक जाएगा, उनका मतलब सीरियसली ये कॉन्सेप्ट था। बट जो गरीब है बेचारे, तो इसको तो ये कौन सपोर्ट करते हैं इसकी? सिर्फ उनको लिबर्टी दे दो, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ काम नहीं करना है, इसको बोलते हैं, ये कौन सपोर्ट करते हैं? निगेटिव या क्लासिकल लिबरलिज्म। ये बोलते हैं कि सबको आजादी दे दो, इक्वल लिबर्टी दे दो सबको। ओके, अभी सिर्फ इतना समझते हैं, फिर कॉन्सेप्चुअल जब क्लैरिटी लेंगे ना, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, फिर कुछ बोलते हैं कि नहीं यार, ये किस वजह से रहे थे? तो फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन इनके पास नहीं थी, इनकी इनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज इनके पास नहीं थी, और अनएम्प्लॉयड थे वो, अनएम्प्लॉयड बेनिफिट भी नहीं मिले थे उनको। तो कुछ लोगों ने देखिए इन सब की मतलब उनको रिक्वायरमेंट थी, तो एक आते हैं फिर वो जो बात करते हैं कि नहीं यार, एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। लिबर्टी का मतलब ये थोड़ी ना है, लिबर्टी का मतलब अगर सबको लिबर्टी दे दी तो उस लिबर्टी का, आजादी का फायदा भी तो उठाना चाहिए ना सबको, तो इनिशियल लेवल पे तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए ना। तो एजुकेशन, तो अब सोशलिज्म, अब ये आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न एंड पॉजिटिव एंड सोशल लिबरलिज्म, ये बात करते हैं कि नहीं यार, इनिशियल लेवल पे तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि वो भी एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो कर सकें लाइफ की रेस में, एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो कर सकें। तो वो इनिशियल सपोर्ट की बात करते हैं, तो उन्होंने बोला कि एजुकेशन और ये प्रोवाइड कराओ और इनको अपलिफ्ट करो थोड़ा सा, इनको इनके लेवल में ले आओ। ओके, लेवल में ले आए। अब ये बताइए कि फॉर एग्जाम्पल अब 12th तक इन्होंने फ्री एजुकेशन दे दी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी, और मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज देते रहे, लेकिन और उसके बाद अनएम्प्लॉयड बेनिफिट मिला, ये सब, लेकिन एजुकेशन प्रोवाइड करी ऐसी। तो 12th के बाद में तो पैसा भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 12th के बाद में किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब जब पैसे की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये इनिशियल बेनिफिट की बात करते हैं कि भाई इनिशियली हमने आपको इस लायक बना दिया था, अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आगे कैसे बढ़ते हैं, अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो खुद अर्न करो। तो जिंदगी की रेस में ये कहाँ तक बढ़ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम इसको अगर लें तो ये यहाँ तक पहुंच गए, इन विचारों ने अभी इसके सहारा लेके कहाँ तक ही बढ़ पाए? थोड़ा सा दूर गए बस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका, ओके, ये यहाँ तक बढ़ पाए बस बेचारे। फिर आते हैं एक और सपोर्ट करते हैं कि यार इनको ना रिजर्वेशन भी दे दो, क्योंकि इनसे भी काम नहीं चला, मिड लेवल सपोर्ट भी इनको चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि कुछ ये हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज रहे हैं, इनके पास में इतना पैसा नहीं है। इनिशियल सपोर्ट तो मिल गई, एजुकेशन मिल गई 12th तक, उसके बाद में अगर कंपटीशन की दुनिया में जब
कदम रखते हैं ना, तो वहां पे पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर कोचिंग लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फीस लगती है। इवन कुछ भी, अगर नीट की भी तैयारी करते हैं, कहते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लो, लेकिन उसके लिए भी तो कोचिंग लेनी पड़ती है ना। इवन अगर यूट्यूब से फ्री क्लासेस भी लेते हैं तब भी नेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, नेट वाईफाई ये सब लगवाना पड़ेगा आपको, उसके लिए भी पैसा चाहिए ना। मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए या कंप्यूटर चाहिए, जो भी चाहिए उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो कुछ रिजर्वेशन इनको मिले, रिजर्वेशन एज के रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मिले इनको। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी की अगर हम नेट के अकॉर्डिंग बात करें तो जेआरएफ की जैसे 244 गई, तो इन्होंने बोला कि नहीं यार, अगर आप 230 या इतने भी ले आएंगे ना तो आपका जेआरएफ हम मान लेंगे। तो उनको कुछ रिजर्वेशन, कुछ छूट दे दी, प्लस ये सब तो दिया, प्लस क्या दे दिया इन्होंने, रिजर्वेशन। ये कौन बात करते हैं, ये बात करते हैं इगैलिटेरियनिज्म वाले। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये सब भी और ये सब मिला के जब चलेंगे ना तो इनको क्या होगा, ये बढ़ जाएंगे, फिर इनके बराबर में आ जाएंगे अभी। ओके, अब ये इनके बराबर में आ गए। अब कुछ लोग, कुछ थिंकर्स ऐसे थे, उन्होंने सोचा यार गवर्नमेंट अब इनके भले के लिए नहीं कर रही है ये सब काम, रिजर्वेशन वगैरह, रिजर्वेशन देना और अनएम्प्लॉयड बेनिफिट या हेल्थ, ये गवर्नमेंट इनके भले के लिए नहीं बल्कि अपने भले के लिए कर रही है। कुछ लोगों ने ऐसा सोचना स्टार्ट किया। जैसे कि कोई 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, अब उन्होंने सोचा कि यार हम जैसे रिजर्वेशन देने स्टार्ट कर दिया जो उसके लायक भी नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडिया में जब रिजर्वेशन की बात आती है तो हर टाइम पे वो इसलिए रिजर्वेशन नहीं देते हैं कि लोगों के भले के लिए, बल्कि इसलिए भी दे देते हैं कभी कभी कि हमें आने वाले टाइम पे इनकी जनसंख्या ज्यादा है तो ज्यादा वोट मिलेगी यहाँ से। तो एक तरीके से कुछ लोगों ने इस वे में सोचना स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा ये सब हटाइए, ये जो एजुकेशन हेल्थ जो भी इनको बेनिफिट मिलने थे उन सबको रिमूव कीजिए। ओके, अब जब रिमूव कर देंगे तो ये तो बेचारे नीचे गिर जाएंगे, ये तो रेस में वैसे ही पीछे हो जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। एक बार में नीट नहीं निकला, एक बार में एग्जाम नहीं निकला, दोबारा में फिर पैसा कैसा चाहिए। तो इन्होंने कहा कि यार ये तो पीछे गिर जाएंगे, तो इसकी कौन बात करते हैं, लिबर्टेरियनिज्म, कि ये सब हटाओ, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। पहले का जो लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ओरिजिनल वाला, क्लासिकल लिबरलिज्म, उसको ओरिजिनल कहा जाता है। जो लोग बात करते हैं वो सब बाद में समझेंगे। तो हम ना वही कि कुछ भी स्टेट को काम नहीं करना चाहिए, ऐसी नेचर के अकॉर्डिंग उनको छोड़ दो, सिर्फ आजादी दो और उसके बाद उन पे उनके हाल पे छोड़ दो उनको। तो ये लिबरलिज्म, फिर ये लिबर्टेरियनिज्म बात करते हैं। फिर आते हैं न्यू लिबरलिज्म, कि नहीं यार मिनिमम, के वो कहते हैं कि अच्छा उनको आजाद तो छोड़ो लेकिन उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी कुछ काम करो। इनके दोनों कॉन्सेप्ट को वो जोड़ देते हैं। पहले क्या बात होती, क्लासिकल लिबरलिज्म किसकी बात करते हैं, उनको सिर्फ आजाद छोड़ दो, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ ना करो। फिर सोशल लिबरलिज्म आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार थोड़ा बहुत इनिशियल लेवल पे सपोर्ट करो। फिर इगैलिटेरियनिज्म वाले आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार मिड लेवल पे भी सपोर्ट करना है। फिर लिबर्टेरियनिज्म आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार ये सब सपोर्ट वोट हटाओ, ये सब गवर्नमेंट के चोंचले हैं, ये सब हटाओ, उनको सिर्फ आजादी दो। फिर आते हैं लास्ट में न्यू लिबरलिज्म, वो कहते हैं कि नहीं यार आजादी भी दो और थोड़ा बहुत अपलिफ्टमेंट के लिए काम करो, दोनों दोनों को लेकर चलो। तो इन्होंने क्या किया कि मिनिमल स्टेट तो होना चाहिए, यानी कि उन पर आजादी भी होनी चाहिए और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करें। ये कौन बात करते हैं, न्यू लिबरलिज्म। फिर उसके बाद में ये सब। तो अभी सिर्फ इतना समझ में आया ना कि कभी कभी क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाता है कि क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, इगैलिटेरियनिज्म, लिबर्टेरियनिज्म, न्यू लिबरलिज्म, और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मतलब थोड़ी बहुत आई होगी शायद इसकी वजह से। ओके, अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट समझने पे कि ये कहते क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था। सिर्फ अभी इतना समझ में आया ना, लिबरलिज्म के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी होते हैं। लिबर्टेरियनिज्म, वो निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। निगेटिव लिबर्टी है क्या, पॉजिटिव लिबर्टी है क्या, हम उसके बारे में अभी देखेंगे चैप्टर में। अभी सिर्फ हमने इतनी बात की थी। निगेटिव लिबरलिज्म को ही, क्लासिकल लिबरलिज्म को ही निगेटिव लिबरलिज्म भी बोलते हैं। और पॉजिटिव लिबरलिज्म या मॉडर्न लिबरलिज्म या सोशल लिबरलिज्म एक ही चीज होती है, उससे ज्यादा कुछ ये अलग नहीं होते हैं। फिर इगैलिटेरियनिज्म होता है, फिर लिबर्टेरियनिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। यार अब इसका एवोल्यूशन अगर हम देखें कभी कभी, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हम यहाँ तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो सारी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन कहाँ से बन जाता है कुछ पता नहीं चलता। क्लासिकल लिबरलिज्म सबसे पहले ये आते हैं। ये कब से कब तक चला, 17 से 19 सेंचुरी तक। अब इसमें देखते हैं, देखो ये एक्चुअली ना
ऐसे बोल देना डायरेक्ट 17th सेंचुरी से, लेकिन एक पर्टिकुलर थिंकर से अगर हम जोड़ के देखते हैं ना, जहां से ये आइडिया और ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड होना स्टार्ट हुआ, तो वो है जॉन लॉक। 1689 में इन्होंने एक बुक निकाली, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। वहां से ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ। उन्होंने इंडिविजुअलिज्म की बात की, उन्होंने फ्री मार्केट की बात की, यानी कि कैपिटलिज्म। इसलिए बोलते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। और फिर कैपिटलिज्म का ना एक 1776 में एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन बुक निकालते हैं, वहां से कैपिटलिज्म और ज्यादा उभर कर सामने आया कि कैपिटलिज्म क्लासिकल लिबरलिज्म एक ही चीज है। हालांकि इससे ज्यादा डिस्ट्रक्शंस भी होता है फिर बाद में, फिर इसी को फिर बोलते हैं कि कैपिटलिज्म अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म नहीं, रेगुलेटेड कैपिटलिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे पॉजिटिव लिबरलिज्म, वो क्या बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं ना थोड़ा बहुत इनिशियल लेवल पे, तो वो कहते हैं कैपिटलिज्म में क्या होता है, फ्री मार्केट। वो कहते हैं कि मार्केट को भी थोड़ा बहुत रेगुलेट करो। ओके, इसके बारे में समझेंगे। तो क्लासिकल लिबरलिज्म ये कहां से स्टार्ट होता है, जॉन लॉक से 1689। फिर उसके इसको कैपिटलिज्म भी बोलते हैं कि 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन बुक लेकर आए थे। और फिर उसी में 1789 में जर्मी बेंथम वो एक बुक लिखते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, जिसमें वो यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। ये पैरेलल इन्फ्लुएंस करती है, ये अलग से कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये अलग से नहीं, मतलब इसी के पैरेलल चलती है। कि अगर इसको भी ना क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाए, तो ये निगेटिव लिबरलिज्म के बाद में आएगी, पॉजिटिव लिबरलिज्म या मॉडर्न लिबरलिज्म से पहले आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह कॉन्सेप्ट की जब हम क्लैरिटी रहती है ना, तो हमें इजी हो जाता है। क्योंकि आजकल आपको अगर पॉलिटिकल साइंस है, जेआरएफ लाना है, तो आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल वे में भी, और आपको मतलब अगर वो फैक्चुअल पूछते हैं तो उससे भी, बुक वगैरह पूछते हैं तो उससे भी आपको बुक वगैरह पूछ भी लेते हैं। तो जर्मी बेंथम डायरेक्ट तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हमारे सिलेबस का हिस्सा है। मिल के और यूटिलिटेरियनिज्म और इनके यूटिलिटेरियनिज्म में कंपैरिजन के वे में हमसे ये इनडायरेक्टली अटैच है। और इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, जैसे माइकल फूकोल्ट ने इनसे एक कॉन्सेप्ट उधार लिया, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में ये हमारे सिलेबस का पार्ट बन जाते हैं। इसी तरह जेएस मिल, ये मॉडर्न लिबरलिज्म एंड निगेटिव लिबरलिज्म के ब्रिज का काम करते हैं। ये 1859 में एक बुक निकालते हैं, ऑन लिबर्टी। उसमें ये एक तरीके से ब्रिज का काम करते हैं, निगेटिव लिबरलिज्म को पॉजिटिव लिबरलिज्म से जोड़ के देखते हैं। ओके, फिर लेट 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरी में मॉडर्न लिबरलिज्म, जो कि पॉजिटिव लिबरलिज्म भी है, और सोशल लिबरलिज्म, वो आ जाता है। सिर्फ इतना समझ में आ रहा है ना, ये इसकी क्रोनोलॉजी हम पढ़ रहे हैं बस। फिर इगैलिटेरियनिज्म आ जाता है मिड 20 सेंचुरी। देखो, मिड 20 सेंचुरी में इगैलिटेरियनिज्म भी और लिबर्टेरियनिज्म भी, लेकिन कंफ्यूज नहीं हुआ, वो पहले आता है। जिस जर्नल से जोड़ के हम जब देखें इसको, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में। और लिबर्टेरियनिज्म कब आया, रॉबर्ट नोजिक, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में। जब हम थिंकर से इसको जोड़ के देखते हैं, तो ये क्रोनोलॉजी में ये पहले आता है। ओके, हमने बात की थी ना, ये मिडिल लेवल सपोर्ट की बात करते हैं। फिर आता है लिबर्टेरियनिज्म, जो कहते हैं कि नहीं, ये सपोर्ट ऊपर हटाओ, दोबारा से सिर्फ आजादी दो उनको और ज्यादा कुछ नहीं। ओके, फिर आते हैं न्यू लिबरलिज्म, लेट 20 सेंचुरी से प्रेजेंट तक। और अभी अगर देखें तो कैपेबिलिटीज अप्रोच भी है 21st सेंचुरी में, जिसमें अमर्त्य सेन एंड मार्था नुसबम वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के चलते ना अपॉर्चुनिटी भी है। और इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी तो है ही, तो लेकिन अपॉर्चुनिटी का फायदा, और इससे इनइक्वालिटी भी आ सकती है। तो अपॉर्चुनिटी का फायदा सिर्फ वही उठा सकते हैं जो जो कैपेबल होंगे। तो ये कैपेबिलिटी अप्रोच को लेकर चलते हैं अमर्त्य सेन एंड मार्था नुसबम, ये सब। तो अभी अगर आपको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आता है, और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं सीरियसली, जब हम पीवाईक्यू को देखेंगे ना, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेने के बाद जब हम पीवाईक्यू देखेंगे, तो उसमें आपको क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन दिखेंगे, और ये रिपीट भी होते हैं। ओके, अभी सिर्फ इतना समझ में आया ना। ओके, अब पढ़ते हैं कि लिबरलिज्म है क्या। अभी सिर्फ हमने इसका एवोल्यूशन देखा था कि लिबरलिज्म क्या है, और लिबरलिज्म पहले था, और क्लासिकल लिबरलिज्म, और उसी को निगेटिव लिबरलिज्म भी बोल देते हैं। फिर मॉडर्न लिबरलिज्म, उसी को फिर सोशल लिबरलिज्म भी बोल देते हैं, पॉजिटिव भी बोल देते हैं। फिर इगैलिटेरियनिज्म, फिर लिबर्टेरियनिज्म, और उसके बाद में न्यू लिबरलिज्म। सिर्फ हमने ये देखा, और इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, अब देखते हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग शुरू से लेकर लिबरलिज्म है क्या। लिबर क्या है, लिबर का मतलब होता है फ्री। लिबर का मतलब होता है फ्री, और इज्म किसी के लास्ट में लग जाता है, तो उसका मतलब हो जाता है आइडियोलॉजी, यानी कि बिलीफ इन फ्रीडम।
ये क्या बात करता है? बिलीफ इन लिबर्टी, बिलीफ इन फ्रीडम। लिबर्टी की बात करता है, इक्वेलिटी की बात नहीं कर रहे। देखो लिबर्टी और इक्वेलिटी दोनों अलग अलग होते हैं। लिबर्टी मतलब आजाद, सबको आजाद छोड़ दो, आजादी दे दो। कोई अब किसी का राजा महाराजाओं का रूल नहीं रहेगा, अब वो आजाद है अपनी जिंदगी का अकॉर्डिंग, वो खुद लेकर मतलब आजाद है। कैसे आजाद? आजादी चाहिए पॉलिटिकल लेवल पे भी, इकोनॉमिक लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी। पॉलिटिकल लेवल पे कैसे? सबको राइट टू वोट दो, ठीक है। इकोनॉमिक लेवल पे कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता है, कि कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको लेबर ही बन के रहना है, आप चाहें तो डॉक्टर भी बन सकते हैं। सोशल लेवल पे भी रिलीजन की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको लिबर्टी है, आजादी मिलनी चाहिए। ओके, तो सोशल लाइफ एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सोशल लेवल पे भी। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि लिबर्टी का मतलब क्या है, पॉलिटिकल लाइफ। तो इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वेलिटी, इक्वेलिटी भी बात करता है, लेकिन जो लिबरलिज्म है ना, वो इक्वेलिटी, पॉलिटिकल इक्वेलिटी की तो बात करता है, लेकिन इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वेलिटी की बात नहीं करता। बट जब बात आती है ना लिबर्टी की, तो लिबरलिज्म किसकी बात करता है? तीनों की बात करता है। पॉलिटिकल लेवल पे भी चाहिए, इकोनॉमिक लेवल पे भी चाहिए, सोशल लेवल पे भी चाहिए। आई थिंक इट इज क्लियर। ये लिबरलिज्म आया क्यों, इसमें बिलीफ इन्होंने क्यों रखा, इसका एक बैकग्राउंड रहा है। वाई 16 एंड 17 सेंचुरी में एक्चुअली वहां पे मोनार्की थी। मोनार्की मतलब राजा का रूल, एब्सोल्यूट मोनार्की, सारी पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, कानून बनाना हो, कानून को नाफिज करना हो या फिर फैसले लेना हो, सब किसके पास में थे? मोनार्की के पास में। और दूसरा था फ्यूडलिज्म। उस टाइम पे फ्यूडलिज्म, लैंडलॉर्ड्स। इकोनॉमिक सिस्टम किसके हाथ में था? लैंडलॉर्ड्स के। पॉलिटिकल सिस्टम किंग के हाथ में था, लेकिन पॉलिटिकल जो किंग थे ना, वो भी कठपुतली थे किसके? जो लैंडलॉर्ड्स थे, क्योंकि पैसा चाहिए ना इलेक्शन वगैरह में, कंट्री को चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, तो पैसा किन के पास था? लैंडलॉर्ड के पास में। बट हिज अथॉरिटी, किसकी? किंग की अथॉरिटी लेस देन फ्यूडल लॉर्ड्स। उनकी अथॉरिटी उससे कम थी। इवन लोकल लेवल पे तो उनकी कोई चलती ही नहीं थी किंग की, सारी किसकी चलती? जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। तो उस टाइम पे क्या नहीं था ना, तो टैलेंट की कोई रिस्पेक्ट थी, ओके, नो अपॉर्चुनिटी टू डेवलपमेंट, अपने आप को डेवलप कर सके, ये भी कोई अपॉर्चुनिटी थी। इक्वेलिटी का नाम तो दूर दूर तक था ही नहीं, नेपोटिज्म था, ये सारी चीजें थी। तो अब बताइए लिबरलिज्म जब इसको अपोज करने के लिए आया ना, जैसे जॉन लॉक ने वो दिया कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट हैज नो राइट टू इंटरफेयर इन लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इसमें गवर्नमेंट को कोई भी हक नहीं बनता कि इन सब चीजों में इंटरफेयर करे, ओके। तो लिबरलिज्म निकल कर आया, या कैपिटलिज्म भी इसको बोल देते हैं। उन्होंने सबसे पहले आते किस पे फोकस किया? इंडिविजुअलिज्म पे, कि इंडिविजुअल इज सॉवरेन, एक तरीके से कि गवर्नमेंट को कोई हक नहीं बनता उसकी आजादी पे क्या करे, सवाल उठाए। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ओके, इंडिविजुअल इज सॉवरेन एक तरीके से। रीजन की बात करते हैं कि इंडिविजुअल के पास में ना, वो बात करते थे जैसे कि फ्यूडल लॉर्ड एक तरीके से, और मोनार्की जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, वो उनको बोलते थे कि ये जो आम लोग है ना, आम जनता, इनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है सोचने की, इनके पास रीजन नहीं है, हम बेटर डिसीजन लेकर आएंगे। जैसे कि प्लेटो बात करते हैं फिलोसफर किंग की, तो इसी तरह, हालांकि वो चीज कॉन्सेप्ट अलग है, वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन मैं एक जोड़ के आपको लिंक बता रहा हूँ कि फिलोसफर किंग यानी कि सिर्फ अब जो राजा होगा ना, दार्शिक राजा, जो फिलोसफर किंग होगा, वो बेटर डिसीजन ले सकता है। तो ये समझते थे कि आम जनता जो है ना, मतलब बेटर डिसीजन नहीं ले सकती। तो इन्होंने बोला लिबरलिज्म ने, नहीं, इंसान जो है, जैसे जॉन लॉक ने बोला था कि इंसान जो है रैशनल है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। तो वो किसकी बात करते हैं? रीजन की बात करते हैं कि ह्यूमन आर रैशनल। यहाँ से कॉन्सेप्ट, इससे क्या बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं कि लिबरलिज्म किस में बिलीव करते हैं। ये ओवरऑल लिबरलिज्म की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने इसकी फॉर्म की तो बात की ही नहीं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं कि ओवरऑल लिबरलिज्म किस किस पे बात करता है, किस किस में बिलीव रखता है, ओके। इंडिविजुअलिज्म, रीजन, और उस टाइम पे क्या था, गवर्नमेंट के पास कोई लिमिटेशन नहीं थी। तो जब लिबरलिज्म आया तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आया कि गवर्नमेंट अब किसके अंडर में रहेगी? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहेगी। अब उससे बाहर जाके वो कोई कानून नहीं बनाएगी। तो गवर्नमेंट पे क्या लगाती? लिमिटेशंस लगाती। फिर उसके बाद में उन्होंने फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट लेकर आए, उसी को लेसे पा, यानी कि उसी को कैपिटलिज्म बोल दिया, कि मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, ओके। टोलरेशन, टोलरेशन का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा रिलीजन के फॉलो करने वाले हो सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या था कि जो मोनार्क है, उसका जो रिलीजन है, वो उसको सपोर्ट करता था, उसके फॉलोअर को, और जो दूसरे रिलीजन वाले उसको कुछ सपोर्ट वपोर्ट कुछ नहीं करता था। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं, हम ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहां पे इंसान, इंडिविजुअल इज फ्री और टू कुछ भी, टू बिलीव इन एनी रिलीजन,
चाहे वो क्रिश्चियन बने, चाहे मुस्लिम बने, चाहे हिंदू बने, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो सब एक साथ मिलजुल के रह सकते हैं। तो ये टॉलरेशन की बात करते हैं, ये ओवरऑल लिबरलिज्म की हमने बात की। ओके, अब देखते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म। अभी हम इसकी डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स है ना, हम उस पर बहस करने वाले। अभी सिर्फ हमने इतना समझा कि लिबरलिज्म ओवरऑल किस चीज में बिलीव करता है और ये आया क्यों था। ओके ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं लिबर्टी क्या है। हमने बोला था एक निगेटिव लिबर्टी होती है, एक पॉजिटिव लिबर्टी होती है। तो लिबर्टी को हम दो सेंस में समझ सकते हैं। एक तो होता है कि आजादी मिले किससे, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कोई भी हमें इंटरफेयर ना करे, हमारी आजादी में कोई इंटरफेयर ना करे, हम जो चाहे वो करें अपनी लाइफ में, उसके बारे में हमें स्टेट को, यहाँ पे आजादी किससे चाहिए, इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, ये स्टेट से। ठीक है, स्टेट को ये रख रहे हैं क्योंकि अभी तक कंट्रोल कौन कर रहा था, स्टेट ही कर रहा था ना सबको। तो वो स्टेट से, कि स्टेट से आजादी हो, स्टेट को इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं बनता तीन कामों में, जैसे लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो इंटरफेयर ना करे लेकिन उनको प्रोटेक्ट करे। नाइट वॉचमैन का ये देते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो एक तो लिबर्टी का मतलब ये समझ सकते हैं समझ कि लिबर्टी दो चीज से समझी जा सकती है। एक तो ये कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, के स्टेट जो है आदमी की, इंडिविजुअल की आजादी में इंटरफेयर ना करे, टांग ना अड़ाए। दूसरा ये कि जो इंसान है ना, हर कोई जो ह्यूमन बीइंग है, जो आम जनता है, वो इस कैपेबल भी तो होने चाहिए ना, वो उस आजादी का फायदा उठा सके। वो उस कैपेबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा गरीब है, हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज है, या हेल्थ वाइज उनकी अच्छी नहीं है, तो वो तो जिंदगी की रेस में आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कुछ कि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वही तो, लेकिन ये निगेटिव लिबरलिज्म, ये क्लासिकल लिबरलिज्म सिर्फ इस पे बहस करते हैं, सिर्फ इस पे कि स्टेट को इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं बनता। वो इसकी बात ही नहीं करते कैपेबिलिटीज, यानी कि इंसानों के अपलिफ्टमेंट के लिए भी। वो बस इसमें रखते हैं कि इंसान को आजादी दे दो और नेचर के अकॉर्डिंग उनको छोड़ दो। जो जितना कैपेबल होगा, नेचर ने जिसको जितना कैपेबल बनाया होगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होंगी वो क्या हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। ओके, ये क्या बात करते हैं, आप देखो कुछ कॉन्सेप्ट है, मैंने ये पॉइंट वाइज लिख दिए हैं। ये क्या देखते हैं कि स्टेट को, स्टेट इज अ नेसेसरी एविल। देखो आपको इतना समझ आएंगे, लिबर्टी को हम दो सेंस में देख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और कैपेसिटी। ये कैपेसिटी पे बात नहीं करते, इस पे बात करते हैं। अब कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जहां से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और आप उससे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि निगेटिव लिबरलिज्म है क्या। क्योंकि निगेटिव लिबरलिज्म ऊपर डाल के हेडिंग और नीचे कुछ चार पांच क्वेश्चन दे देंगे, वो कहेंगे कि निगेटिव लिबरलिज्म को कौन सपोर्ट करते हैं, इसी तरह पॉजिटिव लिबरलिज्म को कौन से सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये पहला क्या है, स्टेट को क्या देखते हैं कि इज अ नेसेसरी एविल। अब नेसेसरी का मतलब क्या है और एविल का मतलब क्या है वो देखते हैं। चलो, नेसेसरी का मतलब क्या है कि जैसे जो लोग बोलते हैं कि स्टेट को इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, तीन चीजों में। लेकिन नेसेसरी इसलिए कि अगर वहां पे स्टेट नहीं रहेगी ना, तो उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा। लो नहीं रहेगा तो लो लेसनेस कंट्री बन जाएगी। तो कुछ जो एडवांटेज लोग लेने वाले लोग हैं ना, वो उस टाइम पे उनकी दूसरों की आजादी में खलल डाल सकते हैं, दूसरों की आजादी का हनन कर सकते हैं। तो ये नेसेसरी इसलिए कि वो प्रोटेक्ट करेगी लोगों की लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। देखो ये कहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे हमने अगर सिर्फ इतना समझ के निकल जाए ना कि लिबर्टी क्या है, दो सेंस में, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, एंड फिर उसके बाद में कैपेसिटी, ये किस पे काम करते हैं, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। सिर्फ इस पे, सिर्फ इतना समझ के हम आगे बढ़ जाएं, तो जब कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उस टाइम पे आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे शायद, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग इतने अच्छे से डेवलप नहीं है। तो ये किसकी बात करते हैं कि प्रोटेक्ट करने की, कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। कौन, स्टेट। क्योंकि अगर स्टेट प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो एनार्की हो जाएगी, यानी कि लॉलेसनेस। वहां पे कोई लॉ नहीं रहेगा, कोई कानून नहीं रहेगा। जब कानून नहीं रहेगा तो वहां पे अफरा तफरी हो जाएगी, चाउस सोसाइटी में ये डेवलप हो जाएगा। एविल किस लिए, क्योंकि ये क्या है, जो किसी की लिबर्टी में टांग अड़ाते हैं उसको सजा भी तो देगी ना, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये लॉज के थ्रू, टैक्सेस के थ्रू, पनिश के थ्रू ये फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करती है इंसानों की। तो इसलिए इसको एविल भी बोल दिया गया। तो ये बोलते हैं कि स्टेट इज अ नेसेसरी एविल, जरूरी भी है, और एविल इसलिए कि हमारी फ्रीडम पे लिमिटेशंस लगाती है थोड़ा बहुत। लॉ बनाएगी, टैक्स लगाए, टैक्स के थ्रू कुछ ना कुछ टैक्स लगाएगी और पनिश करती है। तो इसलिए बोला कि ये क्या है, एविल भी है।
जब स्टेट रहेगी तो वो जरूर जरूर ये काम जरूर करेगी, लेकिन नेसेसरी भी है। इतना समझ में आया ना? तो उन्होंने बोला कि स्टेट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए बट मिनिमल फॉर्म में। मिनिमल का मतलब उससे ज्यादा उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से बोल सकते हैं आप नाइट वॉचमैन स्टेट का, कि एक तरीके से यहाँ पे स्टेट क्या काम करेगी, वॉचमैन की तरह रहेगी, सिर्फ वो देखेगी और प्रोटेक्ट करेगी। अगर कोई फॉर एग्जांपल वॉचमैन का काम क्या होता है कि गेट पे खड़ा रहेगा और वो प्रोटेक्ट करेगा हमारी जो प्रॉपर्टी है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है वॉचमैन। कोई अगर बाहर से आएगा उन पर हमला करने के लिए, एक तरीके से वो उनको आगाह कर देगा। तो इसी तरह नाइट वॉचमैन स्टेट क्या है, नाइट वॉचमैन, वॉचमैन की तरह। ओके, ये समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पे ये इक्वेलिटी एंड बिफोर लॉ की बात करता है। मैंने बोला था लिबर्टी अलग चीज है, इक्वेलिटी अलग चीज है। लिबर्टी तो उनको पॉलिटिकल लेवल पे भी, इकोनॉमिक लेवल पे भी एंड सोशल लेवल पे भी, लेकिन जब बात आती है ना इक्वेलिटी, बराबरी की, तो वो कहते हैं कि नहीं, सबको आजाद छोड़ दो, ऐसे नहीं, कोई अपलिफ्टमेंट के लिए काम मत करो। तो वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को लॉ बना देने चाहिए ऐसे कि सबको इक्वेलिटी बराबरी मिले, उसके बाद छोड़ देना चाहिए। तो किसकी बात करते हैं, लॉ, यानी कि किसकी बात करते हैं, फॉर्मल एंड प्रोसीजरल इक्वेलिटी, यानी कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, लीगल इक्वेलिटी की ये बात करते हैं। ये एब्सोल्यूट इक्वेलिटी की या इक्वेलिटी ऑफ आउटकम एंड सब्सटेंटिव, इसकी बात नहीं करते। इसकी कौन बात करते हैं, सोशलिस्ट या फिर मार्क्सिस्ट, ये बात करते हैं। एब्सोल्यूट इक्वेलिटी यानी कि इक्वेलिटी किसके चाहिए, पॉलिटिकल लेवल पे भी, इकोनॉमिक लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी इक्वेलिटी चाहिए। तो वो उसकी बात करते हैं। उसकी कौन बात करते हैं, सोशलिस्ट। ये बात करते हैं पॉलिटिकल लेवल पे, सिर्फ गवर्नमेंट उनको पॉलिटिकल लेवल पे सबको एक जैसी इक्वेलिटी प्रोवाइड कराए, राइट टू वोट दे, और सबको यानी कि लोग के अकॉर्डिंग सब इक्वल रहेंगे। उसके बाद में सब आजाद है, उसके बाद में कोई दूसरा काम ना करे। अब जो इक्वलिटी इकोनॉमिक लेवल पे खुद अचीव कर लेंगे, ये कौन कहते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म। इतना समझ में आया, दो कॉन्सेप्ट। तीसरा एक इसमें बिलीव करते हैं राइट इज प्रायर टू गुड। राइट इज प्रायर टू गुड का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे दो अप्रोच होती है, एक टेलीलॉजिकल, एक दो होती है डिओन्टोलॉजिकल। ये किसकी बात करते हैं कि गुड पहले आना चाहिए और फिर राइट बाद में, और ये किसकी बात करते हैं, राइट पहले आए और फिर गुड बाद में। इसका मतलब क्या है, राइट्स का मतलब होता है कि उनको लिबर्टी दे दी जाए, उनको फ्रीडम दे दी जाए। तो ये पहले है, ये राइट्स हैं, इंसान को, हर इंसान को ये प्रोवाइड कर दिया जाए। फिर उसके बाद में तो वो गुड जो उसके लिए अच्छा है वो तो खुद डिसाइड कर लेगा ना। ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है ना। तो यही बात करते हैं निगेटिव लिबरल, राइट्स पहले दो उनको, जस्टिस, लिबर्टी, ये इनको प्रोवाइड करा दो, और इंडिविजुअल को खुद डिसाइड करने दो कि उसके लिए गुड क्या है। क्योंकि जो गुड रहता है ना वो सब्जेक्टिव होता है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मेरे लिए किसी के लिए ये गुड हो सकता है कि यार लव मैरिज सही है, किसी के लिए ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है कि यार सोसाइटी में इतने ज्यादा अब रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो लव मैरिज तो बिल्कुल ही बिल्कुल खतरे, मतलब बिल्कुल ही बेकार है ये सब। तो किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। तो गुड जो है, तो ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है ना। ओके, एक क्या बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि गुड डिसाइड कर दो पहले अच्छा क्या है, कि आप इनको बोल दो कि लव मैरिज अच्छी है, उसके अकॉर्डिंग सब चलें। सोसाइटी जाए वो नहीं, सोसाइटी साइड में रख के, या फिर ये कहें कि लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज सब करेंगे, लव वव का कुछ मैटर नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस आते हैं। अब अरेंज मैरिज करेंगे, ये गुड है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अब उसके अकॉर्डिंग राइट्स डिसाइड करो उनको, कि उसके अकॉर्डिंग उनको राइट मिलेंगे। तो इसकी कौन बात करते हैं, यूटिलिटेरियंस या कम्युनिटेरियंस। ओके, ये कहते हैं कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, यूटिलिटेरियन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आया, राइट इज प्रायर टू गुड। ये बात करते हैं कौन, निगेटिव लिबरल्स। वो कहते हैं कि उनके लिए उनको पहले राइट्स प्रोवाइड कराओ ना, लिबर्टी, फ्रीडम, उनको राइट्स प्रोवाइड करा दो। पॉलिटिकल इक्वेलिटी की बात करते हैं, और उसके बाद उनको डिसाइड करने दो कि उनके लिए अच्छा क्या है। ओके, तीन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए। चौथा क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। मैंने बोला था ना कि वो किसकी बात करते हैं, कि सबको आजाद छोड़ दो और उसके बाद में सबको बढ़ने दो आगे, कि अब जो कैपेबल होगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो कैपेबल नहीं होगा वो पीछे रह जाएगा। इसकी कौन बात करते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। वो सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट लेते हैं। चार्ल्स डार्विन, उन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, किसके लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, कि जो कैपेबल होगा वो बढ़ जाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर ने उनको, उनके कॉन्सेप्ट का मिसयूज किया, इंसानों पे उसको अप्लाई करना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि सोसाइटी शुड लेफ्ट फ्री टू इवॉल्व। जिस तरह प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो फ्री हैं, उनमें कोई गवर्नमेंट जाके उनके लिए कुछ थोड़ी ना करती है। अगर
थोड़ा बहुत आजकल करने लगी है, लेकिन हाँ, अगर सबके लिए नहीं ना, वो खुद से भी ग्रो कर जाते हैं। तो बोलते हैं कि अगर स्टेट इंटरफेयर करेगी वेलफेयर के थ्रू, चैरिटी के थ्रू, तो नेचुरल जो उनका स्ट्रगल है ना, नेचुरल एबिलिटी के थ्रू जो स्ट्रगल करते हैं वो वीक हो जाएगा। तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। कौन? निगेटिव लिबरल्स, यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर, ये बहुत ही ज्यादा निगेटिव वे में चले जाते हैं। तो अभी इतने सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए, कुछ 4-5 कॉन्सेप्ट वो समझ में आए ना, क्लासिकल लिबरलिज्म। अब इससे कॉन्सेप्चुअल अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो अब फिर उसके बाद में कुछ स्कॉलर्स होते हैं, देखो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं एक्चुअली। तो एक तो रहता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, फिर आप बहुत ज्यादा डीपली पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा आप डीपली पढ़ते हैं, उसके बाद में आपके माइंड में खुद ब खुद थिंकर आते चले जाते हैं कि जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जर्मी बेंथम हो गए, फिर उसके बाद में हर्बर्ट स्पेंसर, ये सब के सब निगेटिव लिबरल हैं, पॉजिटिव लिबरल वाले थिंकर अलग हैं। एक रहता है कि उसको ना किसी चीज से एसोसिएट करके देख लो, एसोसिएट, जैसे साइकोलॉजी में होता है ना एसोसिएट थ्योरी, कि हम जब किसी चीज को अगर हमें याद रखना है लंबे समय तक, किसी चीज को उससे एसोसिएट करके देख लो। चलो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो हाँ, फिलहाल के लिए जॉन लॉक, इसके स्कॉलर्स हैं एडम स्मिथ, बेंथम, हम इसके ऊपर बात की थी ना जब हम एवोल्यूशन की बात कर रहे थे, कि जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट हमने बात की थी 1689 में, और एडम स्मिथ 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन, और जर्मी बेंथम 1789 में ये बुक निकालते हैं, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये निकालते हैं। फिर इसी तरह मोंटेस्क्यू, क्योंकि कभी कभी स्कॉलर से पूछ लेते हैं वो कौन सा निगेटिव लिबरल से आता है, कौन सा पॉजिटिव से आता है, कभी कभी उनके बुक के बारे में पूछ लेते हैं। सीरियसली इतना ज्यादा डीप भी चले जाते हैं कभी कभी, तो आपको ना हर तरीके से प्रिपेयर होना है। तो मोंटेस्क्यू क्या बात करते हैं? स्पिरिट ऑफ लॉज, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं। ओके, ये बुक है 1748 में। ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है आपको इसमें, क्योंकि जो बुक के ईयर्स के बारे में पूछा जाता है ना आपसे, वो मोस्टली सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट से पूछा जाता है, या फोर्थ से भी पूछ लेते हैं, या फिर थोड़ा बहुत जाके फिर 9 से पूछ लेते हैं, 9th यूनिट से। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का आई थिंक आपको सिलेबस पता होगा। तो सेकंड में कौन है? पॉलिटिकल, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आ जाते हैं, और थर्ड यूनिट में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर आ जाते हैं। उनसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं, उनसे तो बुक से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो वहां पे ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्रोनोलॉजी वे में लगाओ, ये करो वो करो। तो यहाँ पे आपको ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बुक पता है, उसका कॉन्सेप्ट पता है बस। उसके बाद में ज्यादा कुछ मतलब रट्टा लगाने की यहाँ पे ईयर की कोई जरूरत नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, मैंने बोला इन्होंने किसकी थ्योरी दी? सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी दी। इसी तरह टोक्यूल, डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835-1840, इन्होंने अमेरिका में उस टाइम पे स्टडी की थी। वो इन्होंने क्या बोला कि टायरनी ऑफ मेजोरिटी का ये क्वेश्चन आ गया था जब 2024 में जून में जो एग्जाम हुआ था, वो जो कैंसिल हो गया था, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था कि ये मिल से बिलोंग करता है या फिर इससे बिलोंग करता है, टोक्यूल से, यानी कि वहां पे बहुत सारे और भी थिंक है, क्योंकि जेएस मिल भी इसकी बात करते हैं, टायरनी ऑफ मेजोरिटी, लेकिन ओरिजिनली ये इनसे बिलोंग करता है। तो कभी कभी इतना डीप में भी चले जाते हैं वो। तो आपको ना हर तरीके से प्रिपेयर होना है। थॉमस जेफरसन, ये किसकी बात करते हैं? ये कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट। इसी तरह डेविड रिकार्डो, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। थॉमस पेन, कॉमन सेंस, ये इनकी बहुत ज्यादा फेमस है। राइट्स ऑफ मैन, ओके, नेसेसरी एवल, ये अगर ये पूछा जाए कि स्टेट इज अ नेसेसरी एवल, ये किससे बिलोंग करता है? ये किससे बिलोंग करता है? स्टेट इज अ नेसेसरी एवल, थॉमस पेन से। ओके, वोल्टेयर, ये किसकी बात करते हैं? लेटर्स, ये इन्होंने बुक लिखी थी, लेटर्स ऑन इंग्लिश। इसी तरह कैंडिड, ये इनकी बुक है। तो देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इसके स्कॉलर्स हैं और ये इनकी कुछ बुक्स हैं। ओके, इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ पे, इसका क्रिटिसिज्म, क्योंकि वो नेगेटिव, वो अपलिफ्टमेंट की बात नहीं करते, वो इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो एक थिंकर है सीबी मैकफर्सन, उन्होंने बोला कि अगर हम, उन्होंने एक बुक लिखी, पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? ओनर, कि अगर हम इंडिविजुअल पे ऐसे फोकस करते रहेंगे ना, सोसाइटी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर नहीं रहेगी, और सिर्फ अपने अपने बारे में सोचेगा, अपने अपलिफ्टमेंट के बारे में, सोसाइटी को निग्लेक्ट कर देगा। तो इन्होंने बोला कि दिस व्यू रिड्यूस इंडिविजुअल्स टू इकोनॉमिक यूनिट।
वो बस पैसा अर्न करने में, ये सब इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस किया उन्होंने, पैसा अर्न करने में लग जाएगा, एक तरीके से वो इकोनॉमिक यूनिट बन के रह जाएगा और सोशल जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको इग्नोर करना वो स्टार्ट कर देगा। सोसाइटी में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, उसकी अगर आजादी है इस वे में कि अगर उसके फैमिली वाले रूठ रहे हैं उससे तो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर उसकी आजादी है, उसको आजादी मिली हुई है तो वो काम जरूर रहेगा। तो इस सोसाइटी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे, सोसाइटी क्या हो जाएगी, एक तरीके से चाओस वहां पे फैल जाएगा। तो कौन क्रिटिसाइज करते हैं, सीबी मैकफर्सन। तो हमने देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्लासिकल लिबरलिज्म, हमने अभी क्लासिकल लिबरलिज्म को डील किया। अब उसके बाद में यूटिलिटेरियनिज्म से ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बस ये कि यूटिलिटेरियनिज्म फिर जब जेएस मिल को पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पे हम इसको थोड़ा बहुत समझ लेंगे, क्योंकि जेएस मिल भी यूटिलिटेरियनिज्म को बात करते हैं और ओरिजिनली ये जर्मी बैंथम इसके फादर भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्मी बैंथम ये फादर ऑफ इट। ये क्या बात करते हैं, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे बात करते हैं और जब जेएस मिल को हम डील करेंगे तो उस टाइम पे बताएंगे कि जेएस मिल बात करते हैं कि सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी वो जोड़ के देखते हैं। तो सिर्फ आपको कितना समझता है कि ये यूटिलिटेरियनिज्म है क्या, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर कंसिक्वेंस उसका अच्छा है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों के लिए कोई पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आई है, उसमें से 90 को फायदा हो रहा है, 10 को नुकसान हो रहा है, तो वो कहते हैं ये अच्छा है, ओके ये सही है। तो मैक्सिमाइजिंग प्लेजर एंड मिनिमाइजिंग पेन की ये बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके जर्मी बैंथम इसके फादर हैं, उन्होंने बुक लिखी थी इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। जर्मी बैंथम मैंने बोला था ना कि उस टाइम पे ये एक पैरेलल आइडियोलॉजी किसके अंडर में चलती रही, निगेटिव लिबरलिज्म के, ये उसी का पार्ट है। तो मैंने बोला था आपसे ये इनडायरेक्टली हमारे सिलेबस का पार्ट बन जाते हैं, डायरेक्टली नहीं है, जैसे जेएस मिल डायरेक्टली हैं, उनका मेंशन है जब आता है ना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट उसमें आता है कि जेएस मिल, लेकिन इसको इनको इनडायरेक्टली फिर हम पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, हेडोनिक कैलकुलस यानी जिसको फेलिसिफिक कैलकुलस भी बोल देते हैं, कि इन्होंने बोला कि हम प्लेजर एंड पेन को क्वांटिफाई मेजर कर सकते हैं सीरियसली, इन्होंने कैसा कैलकुलेट बनाया। और इसी तरह पैनोप्टिकन का ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो इसके पैनोप्टिकन का क्या मतलब ये है कि एक फॉर एग्जांपल सर्कुलर जेल है, उसमें कोई एक पिलर है, तो पिलर के ऊपर कोई बैठा हुआ है, एक वॉचमैन, एक तरीके से एक गार्ड है, वो चारों तरफ नजर रख रहा है। जितने भी कैदी होंगे वो सब ना अच्छे से बिहेव करेंगे, क्योंकि उसके पास में एक तरीके से हथियार है, वो सबको देख रहा है, अगर किसी ने भी किया तो गोली मार देगा एक तरीके से। तो फिर इसको कौन वो लेते हैं, फूकोल्ट, माइकल फूकोल्ट इसको ले लेते हैं कि हम सोसाइटी में ना आजकल ऐसी बिहेव करते हैं, एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में हमें जो स्टेट है या फिर सोसाइटी है हमें वॉच कर रही है, फिर हम अपने अकॉर्डिंग जो हमारी इच्छा है ना, हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलते, हम सोसाइटी से बंधे हुए हैं एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज के टाइम पे लें, जैसे हमें हाथ से खाना पसंद होता है कुछ लोगों को घर पे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जैसे ही हम जाएंगे वहां पे फॉर एग्जाम्पल 5 स्टार होटल में गए अपने लग्जूरियस फ्रेंड के साथ में, तो हम हाथ से नहीं खाएंगे, हम चम्मच से खाएंगे, लेकिन हमें अंदर से फीलिंग आती नहीं यार हाथ से खाना है, लेकिन हम सोसाइटी से बंधे हुए हैं। तो एक तरीके से जब हम उसको पढ़ेंगे ना माइकल फूकोल्ट जेसमिन, तब इसको पढ़ना है। लेकिन हम ये इतना समझ सकते हो कि यूटिलिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट ये किसने, जर्मी बैंथम, और उसके बाद में सिर्फ इतना। ओके मॉडर्न लिबरलिज्म की अब बात करते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म हमने देखा, फिर उसके बाद में क्या आता है मॉडर्न लिबरलिज्म। ये मॉडर्न लिबरलिज्म क्या है, मैंने बताया था ना कि निगेटिव लिबर्टी होती है, एक पॉजिटिव लिबर्टी होती है। कि निगेटिव लिबर्टी क्या है कि स्टेट इंटरफेरेंस ना करे, तो ये निगेटिव है ना, स्टेट को रोक रही है। लेकिन अगर स्टेट को बोला जाए कि अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे, ये पॉजिटिव है एक तरीके से, तो इसको बोल देते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। आई थिंक आप समझ गए। तो निगेटिव लिबरलिज्म क्या बोलता था कि फ्री मार्केट की बात करते थे, लेकिन उससे क्या हुआ, उससे पॉवर्टी आई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, स्लम्स, चाइल्ड लेबर, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा उससे इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई। अब थिंकर ने रियलाइज किया कुछ लोगों ने कि मेयर निगेटिव लिबर्टी नॉट इनफ, पीपल नीडेड पॉजिटिव कंडीशंस टू एंजॉय दीज राइट्स। जो ये राइट्स लिबर्टी उनको आजादी मिली है, कुछ पॉजिटिव कंडीशंस भी उनको प्रोवाइड करानी चाहिए स्टेट को, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड। ठीक है, मैंने बोला था ना कि किसकी बात करते हैं, कौन बात करते हैं, मॉडर्न लिबरलिज्म या सोशल लिबरलिज्म में मैंने बोला था ये पॉजिटिव लिबरलिज्म, कि नहीं उनके लिए ना कुछ अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट काम भी करे, तो इसके लिए बोल देते हैं इसको पॉजिटिव लिबर्टी। अभी समझ में आया ना, निगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो अब लिबर्टी को देखे, जैसे हमने वहां पे देखा था, लिबर्टी को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक सेंस ऑफ इंटरफेरेंस, दूसरा कैपेसिटी। तो ये दोनों की बात करते हैं
कि एब्सेंस स्टेट इंटरफेयर भी ना करे ज्यादा लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी में, लेकिन अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करे। ऐसे नहीं कि इस पे इसको छोड़ देते, निग्लेक्ट कर देते, नहीं, ये दोनों की बात करते हैं कि कैपेसिटी पे भी काम करे। कैपेसिटी पे क्या काम करेंगे? फॉर एग्जांपल उनकी एजुकेशन, हेल्थ एंड लाइवलीहुड उनको प्रोवाइड कराएगा, इनिशियल वे में उनकी क्या हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना शुरू में, पॉजिटिव लिबरलिज्म वो सिर्फ इनिशियल लेवल पे हेल्प करते हैं और फिर उसके बाद में जब इगैलिटेरियन है वो मिड लेवल पे भी सपोर्ट करते हैं। टीएच ग्रीन इसके फादर हैं। फॉर एग्जाम्पल फादर उनको बोला जाता है पॉजिटिव लिबरलिज्म के फादर हैं वो टीएच ग्रीन। वो क्या बात करते हैं कि जैसे कि निगेटिव लिबरलिज्म क्या देखते थे कि स्टेट इज अ नेसेसरी एविल, ये बोलते कि नहीं, स्टेट को कैसे देखते हैं कि स्टेट इज अ पॉजिटिव गुड नॉट नेसेसरी एविल। पॉजिटिव गुड का मतलब क्या है कि वो नोट पर्पस क्या है इसका, नॉट टू कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बट टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। कि जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल वो निगेटिव लिबरल्स किसकी बात करते थे, प्रोटेक्ट करेगा, अगर कुछ रुकावटें आ रही हैं तो उसको प्रोटेक्ट करे, तो प्रोटेक्ट तो करे लेकिन अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराए ना, एजुकेशन दे के, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा के, ये सब बेनिफिट दे के, तो अपॉर्चुनिटी भी में भी क्या है बिलीव करते हैं। तो निगेटिव लिबरल्स किस में बिलीव रखते थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन ये एक कदम आगे जाते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी तो मिलनी चाहिए ना सबको, पार्टिसिपेट करने के लिए जिंदगी के रेस में अपॉर्चुनिटी भी तो मिलनी चाहिए ना। तो इनिशियल लेवल पे ये हेल्प की बात करते हैं, ये भी उसमें बात नहीं करते जो सोशलिज्म बिलीव करते हैं ना, एब्सोल्यूट इक्वालिटी, ये भी उसकी बारे में बात नहीं करते, ये भी पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं ये, लेकिन ये एक स्टेप आगे चले जाते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी तो मिलनी चाहिए ना, अपॉर्चुनिटी तो एटलीस्ट उनको इनिशियल लेवल पे बेनिफिट तो थोड़ा बहुत मिलना चाहिए ना। ये लेकिन ये भी देखो इक्वालिटी ऑफ आउटकम या एब्सोल्यूट इक्वालिटी की ये भी बात नहीं करते। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, मैंने बोला था ना पॉजिटिव लिबरलिज्म, सोशलिज्म, सोशल लिबरलिज्म, इसके इसमें एक ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, फिर भी एक इस ये समझ सकते हैं जो शुरू के जो थिंक करते हैं उन्होंने थ्योरेटिकली ये बोला कि ऐसा करना चाहिए, तो वो थ्योरी थी एक तरीके से, उन्होंने अप्लाई नहीं किया कि क्या करना चाहिए कि लिबर्टी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड कैपेसिटी पे भी काम करना चाहिए, ये थ्योरी थी। जब इसको प्रैक्टिकल लेवल पे इसको अप्लाई किया गया ना तो उसको बोल दिया गया सोशल लिबरलिज्म। प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे, फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी की पॉलिसीज लेकर आए, पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ रिफॉर्म्स, लेबर राइट्स, इकोनॉमिक रेगुलेशंस स्टार्ट करना, जब स्टार्ट किया ना वो स्टेट ने, तो उस टाइम पे वेलफेयर पॉलिसीज जो लेकर आए तो उसको बोल दिया गया सोशल लिबरलिज्म। बस इतना ही समझ लीजिए। वो क्या बोलते थे, पॉजिटिव लिबरलिज्म पॉजिटिव गुड की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि स्टेट इज एक्टिव वेलफेयर प्रोवाइडर, सिर्फ इतना समझ लीजिए। पॉजिटिव लिबरलिज्म एक तरीके से थ्योरी है, सोशल लिबरलिज्म उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, सिर्फ इतना। लेकिन अभी डिफरेंस तो नहीं है ना इनमें कुछ, हाँ, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया ताकि एक माइंड में रहता है ना कि एटलीस्ट ये है क्या, पॉजिटिव लिबरलिज्म एंड सोशल लिबरलिज्म। ओके, ये आपका डन हो गया, पॉजिटिव लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म है क्या। और फिर उसके बाद में इगैलिटेरियनिज्म थोड़ा था कि इगैलिटेरियनिज्म मिड लेवल पे भी सपोर्ट करते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि सोशल लिबरलिज्म से इगैलिटेरियनिज्म अलग कैसे है। कि वो क्या बात करते हैं, अर्ली स्टेज सपोर्ट, एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ केयर के थ्रू, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जैसे मैंने शुरू में बताया था ये। और ये सबको बात करते हैं, ऐसे नहीं गरीब को एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, जैसे हमारे यहाँ पे भी 14 साल तक सबके लिए फ्री एजुकेशन है ना, तो वो सोशल लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि सबको इक्वेलिटी मिलेगी, यहाँ पे ये तीनों के तीनों सबको, अनएम्प्लॉय बेनिफिट फिर सबको मिलेगा, ओल्ड पेंशन सबको मिलेगी, तो फ्री गवर्नमेंट स्कूल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज पेंशन ये सबको मिलेगी। लेकिन ये बात करते हैं, ये इसकी तो बात करते ही है, वो क्या करते हैं, ऑल्सो सपोर्ट्स ड्यूरिंग जर्नी, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन, जैसे मैंने शुरू में बताया था बोनी बोनी बना के कि इस तरह देखो, उससे थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई ना आपको। ओके, ये बोलते हैं, लेकिन ये बोलते हैं ऑल, सबको हम प्रोवाइड कराएंगे, ये कहते हैं सबको नहीं, सिर्फ ओनली किसको, डिसएडवांटेज, जो हिस्टोरिकली सोशली जो डिसएडवांटेज रहे उन्होंने, जैसे हमारे इंडिया में SC ST OBCs इनको रिजर्वेशन मिलता है, सबको नहीं, फीमेल को भी मिलता है, वीमेन को मिलते हैं, हिस्टोरिकली उनको भी देखा जाता है कि वो डिसएडवांटेज रहे हैं सोशली एंड हिस्टोरिकली। तो सिर्फ इतना क्लियर हुआ ना, क्योंकि इगैलिटेरियनिज्म से ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं आते, क्योंकि इनडायरेक्टली अटैच है ना, क्योंकि इगैलिटेरियनिज्म, तो इगैलिटेरियन क्या है, ईगल का मतलब होता है इक्वल, इक्वल, तो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, तो इगैलिटेरियनिज्म तो बहुत पहले से, पॉलिटिकल इक्वालिटी की कौन बात करते हैं, निगेटिव लिबरल्स, तो एक तरीके से वो भी तो इगैलिटेरियनिज्म है, लेकिन इसको थियोरेटिकली कब माना गया, एक्सेप्ट किया गया, जब जॉन नॉल्स ने 1971 में द थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक निकाली ना,
तब इसको एक्सेप्ट किया गया, हाँ ये भी एक तरीके से आइडियोलॉजी है, एक तरीके से इगैलिटेरियनिज्म की। तभी इसलिए पूछा जाता था क्रोनोलॉजी में कि इगैलिटेरियनिज्म पहले आया है, सोशल लिबरलिज्म ये पहले आया। ओके, आपको आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। अब ये पॉजिटिव लिबरलिज्म ये आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में फिर यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इसके थिंकर एटलीस्ट है क्या। थिंकर तो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल टी.एच. ग्रीन इसके फादर हैं, हमने जैसे बोला था, इन्होंने दिया लेक्चर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन 1885 में। ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि ईयर नहीं आते हैं, सिर्फ बुक याद रख लीजिए काफी है। जे होप्सन सोशल लिबरल इकोनॉमिस्ट, ये इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एल.टी. होब हाउस इन्होंने लिबरलिज्म। जॉन मेनार्ड किन्स इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। देखो अभी जो जून का एग्जाम हुआ था यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था कि इसकी ये बुक किससे बिलोंग करती है, तो वो जॉन मेनार्ड किन्स। देखो इतना डीप में भी जाके वो पूछ लेते हैं पर्टिकुलर थिंकर की बुक के बारे में। मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा क्योंकि इन्होंने बोला था ना स्टेट को इंटरवीन भी करना चाहिए इकोनॉमी में रेगुलेट करने के लिए। जॉन नोल्स किसकी बात, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में, तो ये भी पॉजिटिव लिबरल थिंकर है। जो रोनाल्ड डॉर्किन इगैलिटेरियन लिबरल टेकिंग राइट सीरियसली सोवरेन वर्च्यू 2000 में। हारोल्ड जे लास्की ये किसके बारे, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं। ओके, ये इन्होंने बुक निकाली है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में। तो ये को थिंकर है और उनसे रिलेटेड बुक है, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। और फिर ये आपको किसी से एसोसिएट करके आप देखेंगे तो आप उसको इजीली मेमोराइज अपने माइंड में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। जब मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया था इगैलिटेरियनिज्म, लेकिन इससे ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये जब लक इगैलिटेरियनिज्म हम पढ़ेंगे, जब जस्टिस रोल्स का जब जस्टिस पढ़ेंगे ना, डिफरेंस प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, तब हम थोड़ा बहुत इसको डील कर लेंगे। लेकिन अभी मैंने बता दिया ना, सिर्फ ये कब आया था जब जॉन रोल्स ने उसको इसको इगैलिटेरियनिज्म तो बहुत सारे होते हैं, जैसे पॉलिटिकल लेवल पे इगैलिटेरियनिज्म और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में उसको मेरिट, लेकिन थ्योरेटिकली ये कब माना गया इगैलिटेरियन लिबरलिज्म, जब इसको मॉडर्न इगैलिटेरियनिज्म जब जॉन रोल्स ने किसकी बात की, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में। सिर्फ अभी इतना समझ में आया है, मॉडर्न लिबरलिज्म के बाद में ये आता है अभी इसके बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ से नहीं बनते। जब जॉन रोल्स का डिफरेंशियल प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे तब उसको डील कर लेंगे, तब अच्छे से समझ में भी आएगा लक इगैलिटेरियनिज्म। ओके, हमने अभी क्या क्या देखा, हमने नेगेटिव लिबरलिज्म, पॉजिटिव लिबरलिज्म एंड इगैलिटेरियनिज्म, और इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, ये सब हमने देखा। अब एक है लिबर्टेरियनिज्म और फिर न्यू लिबरलिज्म, इन दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हमने उस टाइम पे भी देखा था ना, ये सिर्फ बात करते हैं कि नहीं स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये कहते हैं कि हाँ स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत चल जाएगा। हम ये इसके बारे में डिफरेंस भी देखेंगे। ये क्यों आया लिबर्टेरियनिज्म, वो है अगेन क्यों आया, क्योंकि स्टेट ने अब क्या किया था, हमने शुरू में जब देखा था स्टेट ने वेलफेयर के नाम पे फ्रीडम को कर्टेल करना स्टार्ट कर दिया था, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी स्टार्ट कर दी थी अगेंस्ट स्टेट्स ओवर रीच इन द नेम ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम पे। तो फिर इन्होंने क्या आवाज लगाई, नहीं मैक्सिमम इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल को मैक्सिमम लिबर्टी मिले, आजादी मिले, और स्टेट इंटरफेयर कम करे। अब आजादी मिले, इंटरफेयर यानी कि वेलफेयर की स्कीम वगैरह ये सब ना लेकर आए, अब इंटरफेयर ना करे, सिर्फ वो अब नाइट वॉचमैन का काम करे जैसे कि पहला करता था। ओके, इंडिविजुअल को फ्री छोड़ दो। कुछ थिंकर तो इतनी आगे बढ़ गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुरी रोडबर्ड, वो कहते हैं कि रेडिकल लिबर्टेरियन को बोला जाता है, कि वो किसकी बात करते हैं, एनार्को कैपिटलिस्ट, कि नो रोल ऑफ स्टेट, स्टेट को कोई काम नहीं करना चाहिए, उसका उसका कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो इसके बस सिर्फ इतना है, ये किसके लिबर्टेरियनिज्म किसकी बात करता है, जिस तरह क्लासिकल लिबरलिज्म या निगेटिव लिबरलिज्म बात करते हैं, स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन बस ये डिफरेंस दोनों में सिर्फ इतना है, वो किसके अगेंस्ट में आया था, वो फॉर एग्जांपल उस टाइम पे वो आया था जैसे मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की, और उस टाइम पे जो फ्यूडलिज्म था उसके अगेंस्ट में आया था। और ये आया स्टेट ने जो ज्यादा वेलफेयर के नाम पे ब्रीच करना स्टार्ट कर दिया लिबर्टी को, तो ये इसके अगेंस्ट में आया। लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, और थोड़ा और स्टेप आगे ही चले जाते हैं। ओके, इसमें देखो की थिंकर है इसके कुछ, रॉबर्ट नोजिक, ये इनकी बुक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। मुरी रोडबर्ड रेडिकल लिबर्टेरियनिज्म इनको बोला जाता है, या अनार्को कैपिटलिस्ट का इन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आए थे कि नो रोल ऑफ स्टेट।
मैन इकोनॉमी एंड स्टेट, इन्होंने बुक लिखी थी। फ्रेडरिक हयाग, रोड टू सर्वडम, इनकी फेमस बुक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। लुडविग वॉन मिसेस, ह्यूमन एक्शंस, अ ट्रीटीज ऑन इकोनॉमिक्स। मिल्टन फ्राइडमैन, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। डेविड फ्राइडमैन, द मशीनरी ऑफ फ्रीडम। तो ये कुछ थिंकर्स हैं और ये कॉमन थिंकर हैं, ये लिबर्टेरियनिज्म में भी आते हैं और न्यू लिबरलिज्म में भी आते हैं। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, न्यू लिबरलिज्म। अब न्यू लिबरलिज्म क्यों आया था फिर जब लिबर्टेरियनिज्म आ गया? तो ये क्यों आया? ये आया कि एज अ रिस्पॉन्स ऑफ द फेलियर्स। किसका? जैसे जॉन मेनार्ड किन्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए, वेलफेयर की स्कीम लेनी चाहिए, तो उससे क्या होगा? स्टेट को पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब जब पैसा खर्च करना पड़ेगा तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं फिर वो स्टेट पे डिपेंड हो जाते हैं, तो उससे हाई इन्फ्लेशन हो गया, स्लो ग्रोथ हुई। तो फिर जो थिंकर्स थे उन्होंने बोला कि रोलिंग बैक ऑफ स्टेट, स्टेट को, अब स्टेट को क्या करो, उसकी जो पावर है ना उसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर दो, कि रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो वो इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ में इंटरफेयर कर रही थी उसको रिड्यूस करना स्टार्ट किया। तो न्यू लिबरलिज्म एक कॉन्सेप्ट लाया। तो इसका एम क्या था? कि रिवाइव क्लासिकल लिबरल आइडियाज, फॉर एग्जांपल फ्री मार्केट, इंडिविजुअल फ्रीडम, इसको रिवाइव करेंगे लेकिन विद सम स्टेट रोल। इन्होंने दोनों को मिक्स किया कि स्टेट का कंट्रोल भी कम रहेगा और थोड़ा बहुत वेलफेयर का भी काम करेगा, न्यू लिबरलिज्म। अब देखते हैं कि ये ग्लोबली फैल गया था, जैसे यूके में, यूएसए में, इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। लिबर्टेरियनिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ये बात करते हैं स्टेट मिनिमलिस्ट। ये क्या देखते हैं कि स्टेट को मिनिमम पावर होनी चाहिए, सिर्फ नाइट वॉचमैन, जैसे कि लिबरलिज्म बात करते थे। ये कहते हैं कि ओके लिमिटेड रहेगी स्टेट बट प्रैग्मेटिक वे में। अगर सोसाइटी में मेंटेनेंस रखना है, उनके लिए थोड़ा बहुत सोसाइटी में मेंटेनेंस रखना है, तो थोड़ा बहुत इंटरफेयर मार्केट में चल सकता है। ये किसकी बात करते हैं? वेलफेयर की स्कीम नहीं करेगी, अपोज करते हैं। ये कहते हैं कि टोलरेट कर सकते हैं, अगर सोशल स्टेबिलिटी उससे बन रही है तो ये उसको टोलरेट कर सकते हैं। ये एंटी टैक्स नहीं लगाएगी गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत टैक्स चल जाएगा अगर उससे मिनिमल पब्लिक सर्विस, यानी कि थोड़ी बहुत पब्लिक की सर्विस के लिए और मार्केट स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा बहुत टैक्स लगा सकती है गवर्नमेंट। तो इसने न्यू लिबरलिज्म ने दोनों को कंबाइन कर दिया एक तरीके से। तो इसके भी, न्यू लिबरल के भी थिंकर यही है। एक्चुअली इन थिंकर ने ना, जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो लिबर्टेरियनिज्म के, न्यू लिबरलिज्म के पॉलिसी बनाने वाले, उन दोनों को इन्फ्लुएंस किया। तो लिबर्टेरियनिज्म वाले कहते हैं कि ये थिंकर हमसे बिलोंग करते हैं, ये कहते हैं कि हमसे बिलोंग करते हैं, तो ये थिंकर दोनों से बिलोंग करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, जो यहाँ से जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं लिबरलिज्म से। हमने उसका एवोल्यूशन भी देखा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी देखी, उसके कुछ थिंकर्स भी देखे। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं सीरियसली, और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 2025 में क्वेश्चन आया, हु कॉइन्ड द टर्म पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। हमने देखो बात की थी ना क्रिटिसिज्म की, कि निगेटिव लिबरलिज्म को किसने क्रिटिसाइज किया था? सीबी मैकफर्सन ने। तो देखो डायरेक्टली क्वेश्चन में, और 2025 में, पुराना भी नहीं है। और क्या पहले एक क्वेश्चन आ चुका है? यस, 2021 में देखो, बस वर्डिंग चेंज की। 2021 में था, हाउ वाज अर्ली लिबरलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय सीबी मैकफर्सन, पॉजेसिव लिबरलिज्म। सीरियसली सिर्फ इसकी वर्डिंग घुमा के 2025 में सेम क्वेश्चन पूछ लिया। देखो 2021 में आया था, 2025 में आ गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि पुराने पेपर का एनालिसिस करके नए पेपर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कभी कभी पिछले बार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बस उसकी वर्डिंग चेंज कर देते हैं। हो सकता है आप ये वर्डिंग चेंज करते, पॉजिटिव लिबरलिज्म किसको, मतलब वो जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे किसको अपोज करने के लिए आए थे, पॉजिटिव लिबरलिज्म को या फिर निगेटिव लिबरलिज्म को। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना? ओके, इसका आंसर भी यही है, सीबी मैकफर्सन, और इसका आंसर भी पॉजिटिव लिबरलिज्म। इसका आंसर ये हो गया। ओके, और फिर देखते हैं कि व्हाट डज द आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी मीन। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या है? 2022 में क्वेश्चन आया था। देखो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब मैंने समझाया था, लिबर्टी एक निगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी। निगेटिव लिबर्टी क्या कहती है? कि स्टेट इंटरफेयर ना करे, उनको सिर्फ लाइफ लिबर्टी एंड प्रोटेक्ट में, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी में इंटरफेयर ना करे, सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करे। लेकिन ये क्या बात करते हैं कि पॉजिटिव लिबरल लिबर्टी, कि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करे। तो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्चुअल। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, कि स्टेट हैज राइट टू इंटरवीन इन द होप ऑफ मेकिंग पीपल्स लाइफ मोर फुलफिलिंग। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, आप अगले पढ़ेंगे ही नहीं, आप इसमें टिक लगा देंगे। लेकिन हाँ फिर भी पढ़ लो,
अपनी उसके लिए साइकोलॉजिकली ये रहता है ना कि शायद अगला भी कुछ हो इससे रिलेटेड। पीपल शुड जस्ट गेट आउट देयर एंड डू वट एवर दे वांट, नहीं। ओनली सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल कैन बी फ्री, नहीं। फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स डेलिबरेटली इम्पोज्ड बाय अदर पीपल, नहीं। देखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखो इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब मैंने जो पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन है ना मोस्टली, ठीक है। कुछ ज्यादा डीप में भी वो पूछ लेते हैं, उसको हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेंगे। 2021 में देखो एक क्वेश्चन आया था, अब देखो 2021 में आया तो इसका मतलब अब रिपीट नहीं हो गए, रिपीट हो सकता है, चांसेस रहते हैं, तो इसलिए पढ़ना तो पड़ता है। ये आया था क्वेश्चन, अरेंज द फेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले से बाद तक, छोटे से बड़ा, जैसे 1 2 3 इस तरह। डिक्रीजिंग क्या होता है, 10 9 10 9 8 7 ये सब। तो सबसे पहले क्या आएगा आपको देख लो, अगर आप देखो इसमें तो सबसे पहले क्या, निगेटिव लिबरलिज्म सबसे पहले आएगा। तो देखो सबसे पहले जो होगा, यहाँ पे इसमें डी है सबसे पहले, इसमें ए है, तो इसको तो निग्लेक्ट कर दो आप, इस तरह ना जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये है, सी है। फिर उसके बाद में क्या आएगा, पॉजिटिव लिबरलिज्म या इगैलिटेरियनिज्म। तो क्या आएगा, पॉजिटिव लिबरलिज्म, सी के बाद में ई आएगा, तो सी के बाद में मतलब ए आएगा। तो फिर ये आपका, तो आप इसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप ना इस तरह भी जा सकते हैं, एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन हम आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो समझेंगे तो पूरा। तो पहले क्या आएगा, निगेटिव लिबरलिज्म, दूसरे नंबर पे पॉजिटिव, तीसरे नंबर पे इगैलिटेरियन, और चौथे पे फ्री आ जाएगा। आपका आंसर क्या बन जाएगा, ये वाला। ओके, समझ में आया ना? बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए इंशाल्लाह ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरा लिबरलिज्म। अब देखो यहाँ पे ना कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं थिंकर से कि कौन सा पॉजिटिव लिबर्टी से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल देखो, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव लिबरलिस्ट, ये 2021 में आया था, क्या अब रिपीट नहीं होगा, हो सकता है। तो हु अमंग द, आप चाहें तो उसको थियोरिटिकली मतलब आप उसको डीप में जाएं, हर थिंकर आपके माइंड में पहले से हो, फिर आप उसको आंसर कर सको। एक रहता है कि एसोसिएट थ्योरी, कि आप किसी से अटैच करके देख लो, फिर वो ज्यादा हेल्पफुल रहती है। मैं आपको करके दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव लिबरलिस्ट, हम देखते हैं पॉजिटिव लिबरलिस्ट से ज्यादा कौन कौन से थिंकर आते हैं, एक बार चलो डेमो देखते हैं। देखो ये पॉजिटिव लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म यानी पॉजिटिव लिबरलिज्म, इतना तो समझ में आ गया, इसके कुछ थिंकर्स हैं, आप कैसे अटैच करके देख सकते हैं। पॉजिटिव की बात करते हैं ना, हाँ, ग्रीन क्या है, एक तरीके से हरा भरा रहना है, तो ये पॉजिटिव है ना एक तरीके से, क्योंकि हरियाली होनी चाहिए, ये क्या पॉजिटिव है। हॉबसन, इसमें एक की वर्ड उठाइए, सन, एक तरीके से सन बोलते हैं ना, पेरेंट की नहीं सुनते हैं, पेरेंट बोलते हैं कि भाई ये काम करो, वो बोलते हैं नहीं मैं ही सही हूँ, सन को लगता है कि मैं ही सही हूँ, पॉजिटिव, मैं ही पॉजिटिव है, तो फादर वादर ये सब निगेटिव है। इसी तरह हाउस, इसमें देखो की वर्ड क्या है, एल्टी हाउस, इसमें की वर्ड क्या है, हाउस। हाउस का मतलब क्या है, एक तरीके से जब घर से दूर होते हैं, टायर्ड होते हैं, जब घर में पहुंच जाते हैं तो आराम मिलता है, तो एक तरीके से पॉजिटिव वे आती है, इससे पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो हाउस भी क्या है, एल्टी होब हाउस जब आपको दिखे तो इसका मतलब वो भी पॉजिटिव लिबरल्स है। जॉन मेनार्ड किन्स, इसमें क्या भी कीवर्ड है, की, इसमें कीवर्ड की है। की का मतलब क्या होता है, जब हम घर की चाबी हमारे पास रहती है तो एक तरीके से हम क्या सेफ फील करते हैं, अगर खो जाती है तो हम निगेटिव फील करते हैं। तो की क्या है, एक तरीके से पॉजिटिविटी दिखाती है, तो ये भी पॉजिटिव लिबरल है। जॉन रोल्स, रोल्स का मतलब जैसे रो, इसमें कीवर्ड क्या है, रो, रो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है, तो एक तरीके से ये क्या पॉजिटिव है। रोनाल्ड डॉर्किन, इसमें क्या देख सकते हैं हम, द्वार, द्वार मतलब दरवाजा, दरवाजा भी क्या है, पॉजिटिविटी को दिखाता है। अगर हम दरवाजे को क्लोज करके रखते हैं तो एक तरीके से हमें घर की सेफ्टी होती है, तो वो क्या पॉजिटिविटी दिखाता है। इसी तरह हारोल्ड जे लास्की, इससे क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसमें कीवर्ड क्या है, आस्क, ए एस के आस्क, कि जो टीचर ये बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल जो अलाउ करते हैं पूछना क्लास में कि हाँ को आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो पॉजिटिविटी शो करते हैं। जो करते हैं कि नहीं यार क्वेश्चन वोश्चन नहीं पूछेंगे, मैं जो पढ़ाऊंगा वो ही आपको, अथॉरिटेटिव उनका नेचर होता है, तो वो निगेटिव वे में चला जाता है। लेकिन पूछना जो अलाउ करते हैं वो क्या है, पॉजिटिव वे में। अब देखो ये, अब यहाँ से थिंक है, देखो अभी आपने सिर्फ मेमोराइज नहीं किया, एसोसिएट करके देखा, अब देखते हैं ये अप्लाई होता है कि नहीं क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव लिबरलिस्ट। अब देखो इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव लिबरल से कौन सा बिलोंग है। देखा हमने देखा था हारोल्ड जे लास्की, आस्क,
कि पॉजिटिव लिबरल से बिलोंग करता है ना, सीरियसली ये काम किया ना, करता है आपको, क्योंकि थिंकर या तो आप डीप में जाके पढ़ो, हर थिंकर को माइंड में रखो, या सिर्फ एसोसिएट करके देख लो। मैंने सिर्फ आपको ना पॉजिटिव थिंकर का एग्जाम्पल करके दिया, फिर उसके बाद में आप खुद से अपनी थिंकिंग लगा के भी अटैच करके देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये सब किससे बिलोंग करते हैं, हमने देखा था उस टाइम पे, ये थे निगेटिव लिबरलिज्म से, और ये दोनों क्या है, किससे बात करते हैं, लिबर्टेरियनिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म से। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हारोल्ड जेलास्की। और ये 2021 में ना इस तरह देखो कौन और आगे था एक और क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। नोट सपोर्टर, नोट का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे, क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, नोट। अब देखो हमने क्या किया था, देखो अभी सिर्फ हमने एक याद किया था ना, एक याद किया था पॉजिटिव लिबरल थिंकर, तो उसी से हम देखेंगे। टीएच ग्रीन, ग्रीन को हमने क्या देखा था कि ग्रीन से क्या पॉजिटिविटी निकलती है, तो इसका मतलब ये तो है, यहाँ पे देखा नोट, नोट पूछा ना, तो ये ग्रीन तो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव लिबर्टी से क्या करते हैं, ये तो बिलोंग करते हैं ना, तो ये तो करते हैं। ओके, जो उन लोग के, चलो हमने अभी निगेटिव लिबरल के बारे में नहीं याद किया था, हमने सिर्फ किसके बारे में बात किया था, पॉजिटिव लिबरल के थिंकर हमने याद किए थे, उसी से देखते हैं कि सोल्व कर पाते क्या है। जो उन लोग के बारे में नहीं है, हमने देखा था हारोल्ड जे लास्की, आस्क, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव लिबरल से बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों तो पॉजिटिव लिबरल से क्वेश्चन क्या था, नोट, तो ये दोनों नहीं करते होंगे पॉजिटिव लिबरल से। अगर उसको एक्चुअली आपको उसको भी देखना पड़ेगा, लेकिन इससे एटलीस्ट एलिमिनेट तो कर पा रहे हैं ना। ए को देखो, ए जहां पर है उसको एलिमिनेट करो, और सी जहां पर है उसको एलिमिनेट कर दो, बचा कौन सा, बचा ये बी डी। तो आप इस तरह भी ना कर सकते हैं, क्योंकि बी बी और जी बी ये पॉजिटिव लिबर्टी से बिलोंग नहीं करते, निगेटिव लिबर्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये हेल्पफुल रहता है सीरियसली। मैंने देखो दो क्वेश्चन आपको बताए, और एसोसिएट थ्योरी जो लगाई है साइकोलॉजिकली काम करती है, तभी थिंकरों ने ये दी थी थ्योरी। ठीक है, मैंने आपको इसका अभी ये लाइव एग्जांपल भी दिया करा। ओके ओके, कभी कभी आ जाता है कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज द मूवमेंट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। मॉडर्न कैपिटलिज्म से क्राइसिस जो आए ना उसको कीजिए, थोड़ा डीप में चले जाते हैं यहाँ पे। इसको हम ना इसके थ्रू समझते हैं यहाँ पे कि इसमें एक तो दो वर्ड है, क्राइसिस एंड मॉडर्न कैपिटलिज्म। ये है क्या, चलो इसको ही देख लेते हैं पहले, मॉडर्न कैपिटलिज्म क्या है। मॉडर्न कैपिटलिज्म, जैसे कि पुराना जो कैपिटलिज्म था वो नेशनलिज्म की ज्यादा बातें करता है, वो कहते हैं कि नेशनल लेवल पे ही हमारी क्या है ज्यादातर वर्क रहेगा, और लेकिन ये किसकी बात करता है, मॉडर्निज्म ग्लोबलाइजेशन की, कि मार्केट अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये वर्ल्ड लेवल पे हमारी मार्केट रहेगी, तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट की बात करते हैं। ये फाइनेंशियलाइजेशन, फाइनेंशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि प्रॉफिट जो रहेगा ना वो सिर्फ फैक्ट्री लगा के या गुड्स बना के उनसे नहीं प्रॉफिट मिलेगा। अब हमें रहेंगे फॉर एग्जाम्पल एफडी लगा लेंगे, एफडी बैंक में एफडी करा लेंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट कर देंगे स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, अब वहां से जो प्रॉफिट मिलेगा, तो अगर इस पे अगर हम डिपेंड रह जाएंगे कि वहां से प्रॉफिट मिलेगा, तो उससे रिस्क बढ़ जाएंगे ना क्राइसिस के। तो इसकी वजह से क्राइसिस भी आए थे। ठीक है, जैसे कि यूएस सब प्राइम क्राइसिस 2008, जिसको ग्रेट डिप्रेशन भी बोला जाता है, डिप्रिसिएशन, तो उस टाइम पे इसकी वजह से ये आया था फाइनेंशियलाइजेशन, कि लोगों ने क्या किया, स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, लेकिन जब देखा कि यार ये कंट्री तो बिल्कुल खतरे में है, फॉर एग्जांपल वहां पे वॉर होने लगी, तो उन्होंने वहां से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया अपना। अब अगर फैक्ट्री वगैरह होती तो आप उसको स्टॉक करके रख भी सकते थे, फिर उसके बाद में जब नॉर्मल सिचुएशन होती तब बेच देते थे, लेकिन यहाँ पे किसके ऊपर था, अब लोगों ने अपना अपना पैसा निकाला, तो उसमें कंट्री में क्या हो गई, एक तरीके से मतलब वहां पे पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो गई। ओके, तो उससे हाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए वहां पे, बैंक करप्ट हो गया, दिवालिया निकल गया, ये सब। तो फाइनेंशियलाइजेशन की बात करता है मॉडर्न कैपिटलिज्म, एंड ग्लोबलाइजेशन मार्केट की बात करता है, और राइज ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो एमएनसीज आज जो है एमएनसीज कंपनी का दौर है। पहले ऐसा नहीं था, कि पहले ऐसा था कि सिर्फ अगर इंडिया की कंपनी तो इंडिया में ही, और ज्यादा से ज्यादा बस आस पास के थोड़ा बहुत अगर रहा तो। लेकिन ये जैसे हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो 1991 में ये एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के चलते, पर उसके बाद से ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक तरीके से फैल गया। तो आज एमएनसी का दौर है। तो ये कौन बात करता है, मॉडर्न कैपिटलिज्म। ये आईसीटी सेक्टर ग्रोथ की बात करता है। ये बात करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का दौर है, मेटा, फेसबुक, इन सब का दौर है। चलो ये न्यू लिबरल पॉलिसीज की बात करता है। न्यू लिबरल पॉलिसीज क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं।
लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। पहले क्या था कि अगर हमें फैक्ट्री लगानी है, अगर कुछ भी प्राइवेट, तो पहले गवर्नमेंट का, वहां पे गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी, गवर्नमेंट का सब पे कंट्रोल था। लेकिन धीरे धीरे क्या किया, वहां पे जो उनकी सर्विस है ना गवर्नमेंट की, आपको पता है कितनी ज्यादा धीमी होती है, उसमें क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती, तो उन्होंने क्या किया, उसको अनरेगुलेट डीरेगुलेट करना स्टार्ट किया। डीरेगुलेट का मतलब लाइसेंस, पहले लाइसेंस बहुत ज्यादा टफ था, लेना पड़ता था, तो उन्होंने क्या किया, लाइसेंस राज जो था उसको खत्म कर दिया, तो वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स भी आने लगे, तो क्वालिटी इंप्रूव हुई ना वहां पे। क्वालिटी जब इंप्रूव होगी, तो लिबरलाइजेशन जब किया, ये तीनों एक दूसरे से अटैच हैं। लिबरलाइजेशन जब हुआ, फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस हटा दिया, तो प्राइवेट प्लेयर्स भी आने लग गए। ओनरशिप कहाँ चली गई, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में अब चली गई। जब ये हुआ तो ग्लोबलाइजेशन तो अपने आप हो गया ना, कि अब डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है वो किससे कनेक्ट हो गई, वर्ल्ड इकोनॉमी से। जैसे एफडीआई ज्वाइन, जैसे कि इंडिया ने 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, तो ये मॉडर्न कैपिटलिज्म को हमने समझा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह आ गया था। अब हमने ना, क्योंकि कभी कभी आ सकता है कि मॉडर्न कैपिटलिज्म क्या, किस चीज में बिलीव करता है, तो वो मैंने आपको क्लैरिटी कर दी। अब इससे जो क्राइसिस हुए थे, जो क्वेश्चन बना था कि इसके जो क्राइसिस है उसको क्रोनोलॉजी में लगाइए, डीपली गया है यहाँ पे, तो हो सकता है कि इससे और भी जो मॉडर्न कैपिटलिज्म से जो और क्राइसिस आए हैं उसके बारे में पूछ ले, तो मैंने जो मेजर मेजर है उसमें और ऐड भी कर दिए। देखो, मैक्सिकन पेसो क्राइसिस, या इसको टेक्यूल क्राइसिस भी बोलते हैं, ये 1994 1995 में ये आया। ओके। नंबर 2, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ये मैंने ऐड कर दिया 1997 से 1998 में, 1999 तक रहता है इसका असर, तो ये आया। डॉट कॉम, ये किसकी वजह से आया था, सारा का सारा मॉडर्न कैपिटलिज्म से, क्या की वजह से, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल के नाम पे उन्होंने फैक्ट्रीज को थोड़ा साइड करके अब इन्वेस्टमेंट किससे, फायदा प्रॉफिट किससे लेने स्टार्ट किया, जो बॉन्ड्स स्टॉक्स वगैरह इन सब से, तो उससे क्राइसिस के चांसेस और बढ़ गए। डॉट कॉम क्राइसिस इन आईटी रिलेटेड स्टॉक्स 2000-2001 तक रहता है। अर्जेंटीना इकोनॉमिक क्राइसिस, जहां पर कहीं भी आपको अर्जेंटीना क्राइसिस दिखे ना, उसको क्रोनोलॉजी में सबसे बाद में लगाना है। क्यों, ये दो कई बार आ चुका है, इसमें मेजर मेजर क्या, 1998 में एक आया था, 2002 तक रहा, अर्जेंटीना ग्रेट डिप्रेशन उसको बोलते हैं, 2018 से अब तक भी चलता हुआ आ रहा है, तो इसको तो सबसे बाद में रखना है, कभी भी रखना है। अर्जेंटीना इकोनॉमिक क्राइसिस, अर्जेंटीना मॉनेटरी क्राइसिस को बोलते हैं, तो 2018 से अब तक भी ये चल रहा है, 1998 और 2002 से में ये पहला वाला था, और उसके बाद में भी रहे, फिर मेजर वाला अब तक भी चल ही रहा है, तो सबसे बाद में क्रोनोलॉजी में यही आएगा, अर्जेंटीना कहीं पे भी देखें। यूएस सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस, ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी बोलते हैं, ये 2007-2008 में आया था। और यूरोजोन डेट क्राइसिस, ये 2010-2014 में आया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि इसको अरेंज करना क्रोनोलॉजिकल वे में। हालांकि क्वेश्चन में बहुत बकवास लगते हैं, लेकिन यहाँ क्या करें कि इनसे कॉन्सेप्चुअल तो क्वेश्चन इससे तो थोड़ा बहुत बना भी देते हैं, इससे यूनिट 1 से, लेकिन उसके बाद में तो ये बिल्कुल ही क्या फैक्ट वाइज पूछते हैं क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल तो बिल्कुल ही बेकार लगते हैं मास्टर लेवल से इस तरह के क्वेश्चन, सीरियसली। तो यूएस सब प्राइम मोर्टगेज क्राइसिस हमने क्या देखा था, 2008 में रहा था, ये तो 2008 में रहा था। अर्जेंटीना, देखो हमने बोला था ना, अर्जेंटीना जहां पे भी देखो उसको सबसे लास्ट में रखना है, क्योंकि अब तक भी चल रहा है टिल नाउ। डॉट कॉम क्राइसिस यानी कि 2000 से 2001 तक रहा था, 2000 से 2001 तक ये रहा था। और मैक्सिकन इकोनॉमिक क्राइसिस, ये हमने देखा था 1994 में और 1995। तो सबसे पहले क्या रहा, मैक्सिकन, ये डी सबसे पहले रहेगा, यानी कि देखो इसको तो एलिमिनेट कर दो, इसको डी सबसे पहले रहा, फिर उसके बाद में क्या रहेगा, उसके और सबसे लास्ट में क्या रहेगा, बी। तो ये सबसे लास्ट में बी है, तो आप इसको भी जा सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, समझ में आया ना। इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी वो पूछ लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बोलता है कि यहां से ये पूछ रहे हैं कि पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जब आया ना, मैंने बताया ना, लिबरलाइजेशन जो पॉलिसीज लेकर आए थे, मॉडर्न कैपिटलिज्म या न्यू लिबरल जो पॉलिसीज लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन से कुछ इंप्रूवमेंट भी हुए थे, कुछ निगेटिव इंपैक्ट भी पड़े थे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव जो पड़े थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा इससे, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है ना, वो निगेटिव है। तो पॉजिटिव क्या बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, यस। जब प्राइवेट प्लेयर्स बढ़े और उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन चलते हुए आया, तो एफडीआई वगैरह, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा ना, बढ़ा लिबरलाइजेशन से। हमने ऊपर देखा था ना, ये सब देखा था हमने, यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी, तो हाँ। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, यस, प्रोडक्शन भी बढ़ा क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में आ गया। इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, देखो ये इम्पैक्ट तो पड़ा, लेकिन उसका ये निगेटिव इम्पैक्ट है।
पॉजिटिव नहीं है, तो आप इससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो सी जहां पर भी है, अब इसको एलिमिनेट कीजिए और बाकी आंसर ये। लेकिन और भी देख लेते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यस, प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाएगा तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो रहेगा, क्योंकि वो तो प्रॉफिट पे काम करते हैं, वो सर्विस पे काम करते हैं, वो सर्विस आपको बिल्कुल 100% देंगे, क्योंकि अगर वो सर्विस नहीं देंगे तो उनके पास क्यों जाएगा कोई। ओके, तो ये क्वेश्चन आया था, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहती है ना यूनिट 1 में से, खास तौर से यूनिट 1 में, तो आप सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाता है। देखो 2021 में एक क्वेश्चन आया था, इन विच एस्पेक्ट डज मॉडर्न लिबरलिज्म बिलीव। मॉडर्न लिबरलिज्म नोट बिलीव, नोट पूछा है यहाँ पे, कभी कभी ये हो जाता है, तो आप उसको ना एक तरीके से देख सकते हैं कि नोट आया है या यस में पूछा है, नोट में आंसर पूछा। तो देखो नोट है यहाँ पे, तो मैंने बताया था मॉडर्न लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म, या फिर हम देखे तो पॉजिटिव लिबरलिज्म, ये एक की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नोट बिलीव, ये तो इसमें तो करते हैं, इसमें भी करते हैं पॉजिटिव फ्रीडम। अब इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ये, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो कर सकते हैं। मिनिमल स्टेट की तो देखो यहाँ पे बात ही नहीं करते, क्योंकि नोट बिलीव है ना। तो मॉडर्न लिबरलिज्म इसकी कौन बात करते हैं, निगेटिव लिबरलिज्म। तो आंसर तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये बिलीव नहीं करते हैं, तो आंसर नहीं करते हैं, तो ये आ जाएगा आंसर। लेकिन हाँ, इसको कैसे हम बता करें, देखो मैंने आपसे बताया क्रेडल टू ग्रेव का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बचपन में, चाइल्ड में क्या देंगे हम, एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। फिर अगर जवान हो जाता है या कुछ हो रहा है तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हम दे देते हैं उसको, हेल्थ या अनएम्प्लॉयड बेनिफिट भी दे देते हैं। और बुढ़ापे में क्या, ओल्ड एज पेंशन। तो ये इसमें बिलीव करता है ना, करता है, यस करता है। कौन, तो हमें नोट पूछा है तो ये वाला नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आंसर। ओके, समझ में आया ना। देखो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, खास तौर से यूनिट 1 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अलावा जो पेपर बनाते हैं ना बहुत ज्यादा बकवास बनाते हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको रहेगी तभी आप सोल्व कर पाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ लिबरलिज्म। देखो लिबरलिज्म के हमने बारे में शुरू में बात की थी, ये सिर्फ ना तो ये निगेटिव लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, ना ये पॉजिटिव की किसी फॉर्म की बात नहीं कर रही, ये ओवरऑल लिबरलिज्म की, जो मैंने बताया था इंडिविजुअलिज्म एंड फ्रीडम की बात करते हैं, ये फ्री मार्केट की बात करते हैं, ये टोलरेशन की बात करते हैं, इन सब की बात करते हैं। तो वही पूछ रहे हैं कि कौन से हैं इनके एलिमेंट्स लिबरलिज्म के। इंडिविजुअल शुड हैव राइट टू डेवलप हिज ओन पर्सनैलिटी, यस इंडिविजुअलिज्म था इनका। मैन इज रैशनल क्रिएचर, रैशनल माइंड, इंडिविजुअल इज बोला था ना, हैव रीजन, इंडिविजुअल हैज रीजन। जॉन जैसे मैंने बताया था, जॉन लॉक बात करते हैं इंडिविजुअल इज रैशनल, यस मैंने बताया था आपको। सोसाइटी शुड नॉट बी प्लूरल, नहीं ये तो टोलरेशन की बात करते हैं। प्लूरल का मतलब होता है यहाँ पे कि एक से ज्यादा आइडियोलॉजी के लोग रह सकते हैं, एक से ज्यादा रिलीजन के लोग, ये कहते हैं कि नहीं रह सकते। ये ऑप्शन में क्या है, सोसाइटी शुड नॉट बी प्लूरल, नहीं ये तो बात करते हैं लिबरलिज्म, रह सकते हैं एक से ज्यादा आइडियोलॉजी के बिलीव करने वाले रह सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल है ही नहीं। ये देखो ऑप्शन के साथ में एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जहां पे सी है आप उसको एलिमिनेट कीजिए और आपका आंसर बन गया। ये टाइम सेव करता है आपका ये, लेकिन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं सॉल्व करके, तो हम तो इसको भी देखेंगे। डी, इट बिलीव्स इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यस ये गवर्नमेंट पे लिमिटेशंस भी लगाता है, क्योंकि ये किसके अगेंस्ट में आया था, मोनार्की के, एब्सोल्यूट मोनार्की और फ्यूडलिज्म के, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीव करता है, तो यस ए बी डी में बिलीव करता है, सी में नहीं, तो आपका आंसर बन गया ये। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन कब बना था, 2022 में। Which of the following functions should the state perform in the view of individualist right? देखो यहाँ पे इन्होंने लिबरलिज्म को नहीं बोला, निगेटिव लिबरलिज्म को नहीं बोला, लेकिन इंडिविजुअलिस्ट को इनडायरेक्ट वे में आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको फंसना नहीं है। इंडिविजुअलिस्ट राइट यानी कि वो इंडिविजुअल को ज्यादा सपोर्ट करते हैं कुछ राइटर, इंडिविजुअलिज्म। निगेटिव लिबरलिज्म इंडिविजुअल पे बात करता है कि वो जर्नल्स क्या बात करते हैं कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है, सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करेगी, उन पे अपनी टांग नहीं अड़ाएगी, ठीक है, सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करेगी। तो इंडिविजुअलिस्ट क्या बात करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल, जैसे मैंने उसमें देखा था निगेटिव लिबरलिज्म में बात की थी, तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन से इसमें आते हैं, इनके व्यू के अकॉर्डिंग हमें जाना है कि कौन से बिलीव करते हैं शुड द स्टेट परफॉर्म, इंडिविजुअलिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट को कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर जब सही रहेगा तभी तो उनकी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन मिलेगी ना, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को, तो यस। टू मेक रूल्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, उनको वो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी इन सब पे तो रूल वगैरह नहीं बनाएगा। एक्चुअली इसको ना बाद में देखते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, लेकिन ये ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है अगर आपको पता होगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। चलो सी को देख लेते हैं।
ए तो है ही पक्का, आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं, हम पूरे को देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं। सी को देख लेते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन अग्रेशन। अग्रेशन यानी कि अगर बाहर वाले हम पे हमला कर रहे हैं तो उससे भी प्रोटेक्ट करें, तो प्रोटेक्ट की बात करते हैं, यस बात करते हैं। स्टेट को ये स्टेप लेने चाहिए। ये क्या बात करें, टू इम्प्लीमेंट, डी क्या ऑप्शन है, टू इम्प्लीमेंट सच म्यूचुअल एग्रीमेंट विच आर लीगली वैलिड, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, तो ये तो है। तो ए सी डी तो है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑप्शन बन गया आपका, ए सी डी तो है। लेकिन अगर ऑप्शन में होता है ए बी सी डी सारे होते, तो आप इसमें देखो इंडिविजुअलिस्ट है ना, तो ये बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने लॉ बनाना स्टार्ट कर दिया प्रॉपर्टी को लेके, तो वो क्या लॉ बनाएंगी, वो लिमिटेशंस लगा सकती है, तो लिमिटेशन उनको नहीं लगानी है, बिल्कुल भी लिमिटेशंस नहीं लगानी, तो ये तो रिजेक्ट ऐसे ही हो जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। एटलीस्ट मैं अगर बात करूं तो किसमें, जो थियोरिटिकल पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, यूनिट 1, और इसी तरह अप्रोचेज हैं जो यूनिट 4 में भी आ जाती हैं, यूनिट 5 में भी थोड़ी बहुत आ जाती हैं। ओके 2023 में क्वेश्चन आया था एक्चुअली ना, ये अगर हम देखें तो ये कैपिटलिज्म के अंदर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मार्क्सिज्म के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने इसको कैपिटलिज्म से रहता है अटैच करके, तो यहाँ पे ये इंक्लूड कर दिया इसको। एटलीस्ट एक्चुअली ना उसको उसी टाइम पे देख लेंगे मार्क्सिज्म के। और 2023 में ये भी आए थे, ये भी मार्क्स से रिलेटेड ये। हाँ, एक जो लिबरलिज्म से है, ये है लिबरलिज्म से 2019 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम वाज नॉट मेंशन्ड बाय रूजवेल्ट। एक रूजवेल्ट हैं, ये प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के, इन्होंने कुछ फ्रीडम दी थी कि हर इंसान को दुनिया के किसी भी कोने में रहे, सबको ये क्या फ्रीडम है मिलनी चाहिए, सबको क्या है ये फ्रीडम मिलनी चाहिए, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दी थी, ये पूछा कि कौन सी नहीं करती है, कौन सी इनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम देख लेते हैं उन्होंने क्या दिया था। 1994 में इन्होंने जब तक तभी अभी तक वर्ल्ड वार जब हो रही थी तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था अमेरिका ने। 1941 की बात चल रही है अभी। तो विजन ऑफ ह्यूमन राइट्स उन्होंने दिया, एवरीवन एंड प्लस एवरीवेयर, हर एक के लिए और हर जगह। 4 फ्रीडम दिए उन्होंने, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नंबर 1, है कि हर किसी को बोलने की आजादी है। नंबर 2, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, कोई भी हम रिलीजन में बिलीव कर सकते हैं, किसी की भी हम पूजा पाठ कर सकते हैं, ये सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए। 2, नंबर 3 किस बात करते हैं, फ्रीडम फ्रॉम वांट, मतलब इकोनॉमिक सिक्योरिटी, बेसिक नेसेसिटीज सबको प्रोवाइड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये बेसिक फैसिलिटीज रहती हैं कि अगर हमें लाइफ को स्टार्ट करना है, ये बेसिक जरूरतें सबको मिलनी चाहिए। तो फ्रीडम फ्रॉम वांट की भी बात करते हैं। चौथा क्या बात करते हैं, फ्रीडम फ्रॉम फियर, किसी को भी ये डर नहीं लगाना चाहिए कि कोई कंट्री वाले हम पे आके हमला कर सकते हैं, फिर जिएंगे कैसे। तो ये 4 फ्रीडम की बात करते हैं। अब ऊपर देखते हैं, और इसने देखो, इसने ना जब 1948 में यूनिवर्सल डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जब ये चला था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब ये आया था 1948 में, तो इसको भी इन्फ्लुएंस किया था। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि कौन सी नई बिलोंग करती है, किससे, रूजवेल्ट ने जो दी थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यस उन्होंने बोला था। फ्रीडम ऑफ वर्शिप, यस बोला था। फ्रीडम फ्रॉम फियर, देखो हमने बोला था ना, उसने बोला था। फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं बोला था उन्होंने। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, नोट पूछा ना तो आपका आंसर ये बन जाएगा। अब देखो 2025 में क्वेश्चन डीपली जाके पूछा है, क्या पूछा आपसे, आपसे पूछ लिया कि हु रोड द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये किसने लिखी, जॉन मेनार्ड किन्स ने 1936 में। जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना पॉजिटिव लिबरलिज्म, तो जॉन मेनार्ड किन्स, उसमें मैंने आपको एक बुक बताई थी, जिसमें आपको अगर दिखाऊं, शो कराऊं, देखो जॉन मेनार्ड किन्स, तो उन्होंने क्या, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। तो यहाँ से भी डीपली जाके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थिंकर के बुक से भी क्वेश्चन, और ये 2025 के अभी जो जून में एग्जाम हुआ था उसका है, और जिसमें कट ऑफ भी इतनी आई गई 244 जनरल कैटेगरी से जेआरएफ के लिए। तो आप देख लें कि आपको ना इसमें कॉन्सेप्चुअल भी रहना है, और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, इसका आंसर बन जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स। ये तो डायरेक्ट है, आपको आता है तो कर सकते हो, नहीं आता तो कोई तुक्का भी नहीं लगता, मैंने मोस्टली तो नहीं लगता है। अब देखो यहाँ पे है कि हु इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ लिबर्टेरियनिज्म, लिबर्टेरियनिज्म का कौन सपोर्टर नहीं है। तो हमने उनमें लिबर्टेरियनिज्म का जो थिंकर्स थे उनमें हमने बात की थी, जॉन रॉबर्ट नोजिक की भी बात की थी, मिल्टन फ्राइडमैन की भी बात की थी, फ्रेडरिक हायर की बात की थी, लेकिन इसकी बात नहीं की थी हमने, इसकी बात हमने नहीं की थी।
तो कौन सपोर्टर नहीं है? तो ये सपोर्टर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट डक। देखो आप ना, देखो जैसे मैंने आपको पॉजिटिव लिबरल जो थिंकर्स थे वो आपको एसोसिएट थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू करके दिखाए। तो आप इसको भी क्योंकि थिंकर को या तो डीप में जाके पढ़ो, इतना टाइम नहीं होता है, या इतने लेवल में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो या तो इतने लेवल पे पढ़ो तभी आपके माइंड में थिंकर रह सकती है, या फिर एसोसिएट करके लगा लो तभी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा नहीं है 2019 में आया था तो आप रिपीट नहीं हो सकता, ऊपर मैंने दिखाया था ना ये रिपीट होते हैं। तो आप इससे जो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे ना हमने सब डील कर लिए। तो लिबरलिज्म क्या है, लिबर्टी क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या आते हैं, कैसे आते हैं, वो सब हमने डील किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक, और सबसे जरूरी है आप फीडबैक दीजिए कि आपको और क्या चाहिए। आपको चाहिए कि पीडीएफ ये जो मैंने पढ़ाई है आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊं, तो मैं करा दूंगा आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड। और अच्छी अच्छी और वीडियोस यूनिट 1 जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है ना, वो मैं दिसंबर से पहले, मतलब जल्दी कुछ ही दिनों में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। फिर इसके हम अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आज हमने क्या क्या डील करा? लिबरलिज्म एंड लिबर्टी। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ हमने इतना ही, और उसके बाद चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।